वेलकम टू ईच एफ अकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। डियर स्टूडेंट्स, हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है नेट पेपर 1 का, जिसकी कोर्स फी है 4500। कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको कोर्स में पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नेट पेपर 1 का सिलेबस क्या है। इसमें 10 यूनिट है। यूनिट 1 है शिक्षण योग्यता, यूनिट 2 है अनुसंधान योग्यता, यूनिट 3 है समझ, यूनिट 4 है संचार, यूनिट 5 है गणितीय तर्क और योग्यता, यूनिट 6 है तार्किक विचार, यूनिट 7 है डेटा व्याख्या, यूनिट 8 है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, दैट इज आईसीटी। फिर है यूनिट 9 है लोक विकास और पर्यावरण। लास्ट यूनिट है यूनिट 10 उच्च शिक्षा प्रणाली। तो आपके नेट पेपर 1 कोर्स में आपको 3 बुक्स पढ़ाई जाएंगी। रिसर्च मेथोडोलॉजी बाय CR कोठारी, ये तीनों हिंदी में आपको पढ़ाया जाएगा। दूसरा बुक है KVS मदान की टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, और तीसरी बुक है एनवायरमेंट बाय शंकर IAS। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं नेट पेपर 1 में। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नमूनाकरण विधियां संभाव्यता आधारित हैं। तो इसमें 5 ऑप्शंस दिए हैं। पहला है क्लस्टर नमूनाकरण, दूसरा है कोटा नमूनाकरण, तीसरा है व्यवस्थित नमूनाकरण, चौथा है आयामी नमूनाकरण, और पांचवा है स्त्रीकृत नमूनाकरण। अब देखो इसका आंसर क्या है। आंसर है 2, यानी कि A, C और E, A, C एंड E। तो इसका आंसर है क्लस्टर नमूनाकरण, व्यवस्थित नमूनाकरण, स्त्रीकृत नमूनाकरण। तो देखो इसमें जो इस तो नेट पेपर 1 में जो स्टैटिस्टिक्स वाला जो आपका पोर्शन है, उस यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी रिसर्च की विशेषताएं और स्टैटिस्टिक्स दोनों। तो उसके बाद आप ये क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है स्नोबॉल सैंपलिंग विधि, इसका उपयोग किया जाता है ऐतिहासिक शोध में, नृवंश विज्ञान शोध में, सामग्री विश्लेषण या फिर कथात्मक विश्लेषण। इसका आंसर है 2। तो इसका उपयोग किया जाता है नृवंश विज्ञान शोध में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कोर्स फीचर्स बता देती हूँ कि नेट पेपर 1 में आपका किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले तो पूरा स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, तो आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि नेट पेपर 1 में करंट अफेयर्स से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लासेस आपकी होंगी EJF अकेडमी ऐप पे। बाई वीकली टेस्ट होंगे आपके, हर हफ्ते आपके, हर 2 हफ्ते में आपके टेस्ट होंगे, या फिर एक यूनिट के कंप्लीट होने पे उसका कंप्लीट टेस्ट होगा। देन रिवीजन क्लासेस कंडक्ट करी जाएंगी। उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब सॉल्व करवाए जाएंगे, और टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो है अनुसंधान की विशेषताएं। तो आज का टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, अनुसंधान की विशेषताएं क्या क्या हैं। देखो पहला तो ऑब्जेक्टिविटी यानी कि निष्पक्षतावाद, देन है रिलायबिलिटी विश्वसनीयता, वैलिडिटी मीन्स की वैधता, एक्यूरेसी शुद्धता, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए जिसे हम साख भी बोलते हैं, जनरलाइजेबिलिटी यानी कि सामान्यीकरण, देन इंपीरिकल रिसर्च आनुभविक अनुसंधान, सिस्टमैटिक्स यानी कि वर्गीकरण, एंड कंट्रोल्ड फैक्टर्स इसमें आता है नियंत्रित कारक, साइक्लिकल होता है रिसर्च, चक्रीय होता है, लॉजिकल मीन्स की तार्किक, एंड रेप्लिकेबल मीन्स की अनुकरणीय। तो ये है रिसर्च की विशेषताएं। इस तरीके से ये सब होना चाहिए रिसर्च में। हम रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च में ये सारी क्वालिटीज प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये क्या क्या है, तो पहला क्या है हमारे इसमें ऑब्जेक्टिविटी यानी कि निष्पक्षतावाद। अब इसका क्या मतलब है, निष्पक्षतावाद का मतलब है कि शोध बिना किसी पूर्वाग्रह और व्यक्तिपरकता के होना चाहिए। पूर्वाग्रह यानी कि प्रिजुडिस। पूर्वाग्रह का मतलब यही है कि हमारा क्या ओपिनियन है, ओपिनियन मतलब कि हमारा क्या नजरिया है किसी भी चीज को लेके, हमारे क्या विचार हैं, उसे हम अपनी रिसर्च पे हम नहीं इम्पोज होने देंगे। अपना पर्सनल ओपिनियन को, हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं उसको हम दूर रखेंगे उससे। इसे ही हम कहते हैं निष्पक्षतावाद। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी जगह है, ठीक है, वहां पे हमें ये लगता है कि वहां पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वहां पे गर्ल्स का एजुकेशन नहीं हो रहा है, हमें ये हमारा हमने ओपिनियन बना लिया, पहले से ही अपने विचार बना लिए हमने। फिर हम वहां पे रिसर्च करने जा रहे हैं, तो हमें जो भी रिजल्ट मिल रहा है, हमने देखा कि लड़कियों का एजुकेशन कितना है, 60% लड़के एजुकेटेड है, ठीक है, और 80% वहां पर लड़के एजुकेटेड हैं। लेकिन हमने पहले से ही ये मान लिया कि यहाँ पे गर्ल चाइल्ड पे बिल्कुल भी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो हमने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में यही लिखा कि वहाँ पे गर्ल चाइल्ड का एजुकेशन कम है। लेकिन फिर हमने इस बात को महत्व नहीं दिया कि पहले वहां पे सिर्फ 25% लड़कियां ही एजुकेटेड थी 10 साल पहले,
और अभी 25 से 60% वो बढ़ चुकी है। हमने इस बात को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि हमें सिर्फ हमारा पर्सनल ओपिनियन यही है कि यहाँ पे गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन पे तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, राइट। और वो हमने अपने रिसर्च में डाल दिया, अपने रिपोर्ट में हमने डाल दिया कि लड़कियां कम ही एजुकेटेड। तो ये क्या है, ये है हमारा, इसे हम क्या कहेंगे, पूर्वाग्रह, यानी कि प्रेजुडिस हमारा यही था। जबकि हमें ये देखना चाहिए कि पहले तो सिर्फ 25% लड़कियां एजुकेटेड थी, अभी 60% हो चुकी है। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है वहां पे, राइट। तो दिस इज कॉल्ड कि ऑब्जेक्टिविटी, कि हमें निष्पक्षतावाद, हमारा जो पर्सनल बिलीव है उसे हमें साइड में रखना है रिसर्च करते वक्त। और दूसरा यानी कि व्यक्तिपरकता है, सब्जेक्टिविटी। व्यक्तिपरकता का मतलब भी यही है कि हम क्या सोचते हैं, अपने जो पूर्वाग्रह और व्यक्तिपरकता सब्जेक्टिविटी है उसको हमें साइड में रखना है, और उसके बाद हमें शोध करना है। तो ही हम एक बेहतर कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे, हम सही रिजल्ट तभी हम उसमें दे सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी या निष्पक्षतावाद होना चाहिए रिसर्च में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जो सामान्य आबादी के बीच हम जलवायु परिवर्तन के लिए कितनी जागरूकता है ये हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज ये एक एरिया है, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो लोग हैं, कॉमन लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं उनको तो पता है कि क्यों हो रहा है जलवायु परिवर्तन, लेकिन जो कॉमन लोग हैं उन्हें पता है या नहीं है, उन पे कितनी अवेयरनेस है, राइट। तो हम यहाँ पे चले गए, दिस इज ये सिटी ए है, किसी भी सिटी में हम चले गए और हमने वहां पे लोगों से पता करने की कोशिश की। लेकिन अब हमारा जो पूर्वाग्रह है, हमारा जो प्रेजुडिस है, हमने ये मान लिया है कि जो वुमेन है, ठीक है, जो महिलाएं हैं, महिलाओं को कोई भी ज्ञान ही नहीं है, जलवायु परिवर्तन का उनको कोई नॉलेज ही नहीं है, ये हम हमारा पहले से ही हमने मान लिया। और फिर हम वहां पे जाके रिसर्च कर रहे हैं। हमारा जो ओपिनियन है, जो हम सोचते हैं, वो इस रिसर्च पे भी हमें दिखाई देगा। हम यहाँ पे जो भी करेंगे उसमें हो सकता है कि रिसर्चर क्या ले, फिर रिसर्चर हो सकता है कि जो महिलाएं हैं उनसे जाके पूछे ही ना कि आपको कितना नॉलेज है क्या नहीं है। वो सिर्फ यहाँ से जो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उसमें सिर्फ जो मेल है, जो पुरुष है, बस उन्हीं से पूछा जा रहा है कि क्या आपको क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से का पता है या नहीं पता है। उन्हीं से क्वेश्चन ईयर हुए जा रहे हैं और महिलाओं को पूरी तरीके से निग्लेक्ट कर दिया यहाँ पे जो रिसर्चर है उसने। तो ये भी एक एग्जाम्पल है ऑब्जेक्टिविटी का। तो इस तरीके का हमारा जो पर्सनल बिलीफ है उसे हमें पूरी तरीके से साइड में रखना है। तो उसी से क्या होगा कि हमारा जो रिसर्च है उसमें ऑब्जेक्टिविटी आएगी, यानी कि वो निष्पक्ष होगा, जो कि बहुत जरूरी है रिसर्च करने के लिए। तो ये है पहला कैरेक्टरिस्टिक, कि निष्पक्षतावाद होना चाहिए रिसर्च में। अब हमें, अगर हमें निष्पक्षता हमें लेके आनी है, ऑब्जेक्टिविटी लेके आनी है, तो हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना है, एक तो प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय, यानी कि प्रोसीजरल सेफगार्ड हमें कुछ करना होगा। इट मीन्स सपोज हम रिसर्च कर रहे हैं इंडियन ओशन पे, जो हमारा इंडियन ओशन है उसमें हमें देखना है कि जो ये कछुए हैं, जो टर्टल्स हैं, उनकी स्पीशीज कहाँ पे, कैसी स्पीशीज पाई जा रही है। तो जो हमारा इंडियन ओशन है पूरा, हमने उसको 4 भागों में डिवाइड कर लिया, नॉर्थ का रीजन, साउथ का रीजन, ईस्ट का रीजन और वेस्ट का रीजन। अब हमने वहां से सैंपल कलेक्ट किए, जितने भी हमारे कछुए हैं, जो हमारे टर्टल्स हैं, उन सबके हमने सैंपल कलेक्ट किए और हमने उनका भार नापने की कोशिश करी। वेट हमने लिया और लेंथ हमने उनकी ली, लंबाई हमने नापी और उनका भार हमने नापा, ठीक है। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अवलोकन, यानी कि ऑब्जर्वेशन डेटा हम इकट्ठा करेंगे। सबका हमने नोटिस कर लिया कि जो ईस्ट में जितने भी हमें ये कछुए मिले हैं उनका कितना वेट है, और जो नॉर्थ में मिले हैं उनका हमने कितना वेट है। लेकिन हमने पहले से ही ये मान लिया कि जो ईस्ट में, या फिर हाँ, जो ईस्ट में जो कछुए मिलते हैं वो ज्यादा बड़े हैं, उनका भार ज्यादा होगा, ठीक है। और हमने उसी बेसिस पे अपना रिसर्च रिपोर्ट दे दी। तो वो क्या हो जाएगा, उसमें एक वो उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहेगी। तो हमें क्या करना है उसके लिए, प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस, यानी कि अवलोकन करने हैं, डेटा का एनालिसिस करना है। हम डेटा लेंगे यहाँ पे, हमने ईस्ट का भी लिया, नॉर्थ का भी लिया, साउथ का भी लिया, वेस्ट का भी लिया, हर जगह के हमने टर्टल्स के कुछ सैंपल्स, सपोज हमने 100 टर्टल्स हर जगह से हमने उनका वेट नाप लिया। तो अब हम देखेंगे कि जो ईस्ट में जो टर्टल्स मिल रहे हैं उनका वेट कितना है, 290, 296, 299। नॉर्थ में जो मिल रहे हैं वो 307, 311,
315। इट मीन्स कि जो नॉर्थ में जो टर्टल्स मिल रहे हैं वो ज्यादा बड़े टर्टल्स है, उनका भार ज्यादा है। तो हम अपना खुद का ओपिनियन यहाँ पे रिपोर्ट में नहीं लिखेंगे कि हमें ये लगता है कि जो ईस्ट में ज्यादा उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है, ज्यादा खाना मिल रहा है, इसलिए वहां पे ज्यादा बड़े टर्टल्स मिलेंगे। ये हमने सोचा था, हमारा ओपिनियन था। लेकिन अगर हम अपने ओपिनियन के साथ जाएंगे तो वो तो गलत साबित हो गया यहाँ पे। तो हम जो हमारा डेटा है, जो हम पहले एक्सपेरिमेंट हम जो कर रहे हैं, वहां से सैंपल कलेक्ट करके उनका हम भार ले रहे हैं, उनका हम लेंथ ले रहे हैं, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही कंक्लूजन देंगे, उसी बेसिस पे रिपोर्ट बनाएंगे, अपना खुद का पर्सनल बिलीफ साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो प्रोसीजरल सेफ गार्ड यानी कि डेटा जो हमें मिल रहा है उसी को हमने अच्छे से एनालाइज करना है, उसी का हमने अच्छे से विश्लेषण करना है, तभी हम निष्पक्षवाद, हमारा जो ऑब्जेक्टिविटी है वो आ पाएगी हमारे रिपोर्ट में। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना है कि मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन। अब हमने चारों डायरेक्शन से हमने टर्टल्स ले लिए, ठीक है, नॉर्थ से भी, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब हम उन्हें मेजर कर रहे हैं, हम उनका एक तो भार नाप रहे हैं और दूसरी हम उसकी लंबाई देख रहे हैं। तो हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, उस पे जब हम इनकी लंबाई नाप रहे हैं तो हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं वो हम सेम करेंगे, सेम ही इंस्ट्रूमेंट से हम लंबाई नापेंगे। इट मीन्स कि हम ईस्ट में जाके कुछ और चीज से हम उसकी लंबाई नाप रहे हैं और वेस्ट के जो कछुए हैं हम कुछ और इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी लंबाई नापने के लिए, ऐसा नहीं करेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि इससे हमारा जो डेटा है वो गलत हो सकता है। इसका मतलब कि हमें स्टैंडर्डाइज करना है, हमें डेटा संग्रह के जो सभी जो स्टेप्स हैं उसमें समान प्रक्रियाओं का उपयोग करना है, एक ही प्रोसीजर का हम इस्तेमाल करेंगे, तभी हमारा जो डेटा हमें मिलेगा वो बिल्कुल करेक्ट डेटा होगा, एग्जैक्ट होगा। और तीसरा हमें क्या करना है, अवॉइडिंग बायस, हमें पूर्वाग्रह से बचना है, यानी कि हमारा जो खुद का ओपिनियन है, हमारे जो व्यक्तिगत विश्वास, जो हमारे जो थिंकिंग है, उन सबको हमें दूर रखना है। ठीक है, क्योंकि शोध में सबसे बड़ी चुनौती जो होती है वो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होने की होती है और पूर्वाग्रहों से मुक्त रहना। ये स्पेशली जब हम सोशल साइंस से रिलेटेड जितने भी हम रिसर्च कर रहे हैं, सोसाइटी से रिलेटेड इन जनरल, उसमें ये काफी ज्यादा आ जाता है। जैसे सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, ये जो सब्जेक्ट पर रिसर्च होती है। हिस्ट्री है, जैसे कि हिस्ट्री पे रिसर्च हो रही है। अब हिस्ट्री में अलग अलग विचारों के लोग होते हैं। ठीक है, कोई किसी एक पक्ष को ज्यादा सही मानते हैं, कोई दूसरे पक्ष को दूसरे जो हमारे क्रांतिकारी हुए थे उनको वो ज्यादा सही मानते हैं। तो यहाँ पे उनका जो पर्सनल बिलीफ है वो आ जाता है। तो अब यहाँ पे तो ऐसे जो सोशल साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है उनमें विशेषकर अपना जो हमारा व्यक्तिगत जो थिंकिंग है उसको हमें साइड में रखना होता है, उन पूर्वाग्रहों से बचना होता है सही रिसर्च करने के लिए। कुछ इसके अलावा कुछ और भी पूर्वाग्रह या फिर बायसेस हो सकते हैं, जैसे कि बाहरी प्रभाव या फिर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस यानी कि जो रिसर्चर है, ठीक है, जो रिसर्च कर रहा है। अब अभी क्या है कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा है, ठीक है, वहां पे फेक न्यूज बहुत होती है, इन मिस इन्फॉर्मेशन, गलत गलत तरीके की इंफॉर्मेशन दी गई होती है और हम उसको ही सच मान लेते हैं। अब ये जो रिसर्चर है उसको रिसर्च करना है किसी फील्ड से रिलेटेड, जाके कुछ लोगों पे रिसर्च करनी है, किसी कम्युनिटी पे रिसर्च करनी है, लेकिन उसके पास में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है उस कम्युनिटी से रिलेटेड, तो उससे क्या होगा, उस पर बाहरी प्रभाव पड़ रहा है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस उस पर ज्यादा हो रहा है। उसका जो विश्व दृष्टिकोण है, वर्ल्ड व्यू, दुनिया को लेके, सपोज जो वेस्टर्न कल्चर है, ओके, अब हमारे पास में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे हमने कुछ देखा कि जो वेस्टर्न यूएसए के जो लोग हैं वो कुछ अलग तरीके से, उनका एक जीने का तरीका अलग है। लेकिन वो हमने सिर्फ सोशल मीडिया पे देखा, हमें रियलिटी में नहीं पता। हमने जो सोशल मीडिया पे देखा हमने उसको ही सच मान लिया, पर रिसर्चर ने उसी को सच मान लिया और उसी के आधार पे वो अपना जो उनसे रिलेटेड उनका जो लाइफ स्टाइल है उस पे वो रिसर्च पेपर लिख रहा है। ये इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, यानी कि बाहरी प्रभाव, ये सब भी रिसर्च को इन्फ्लुएंस करते हैं। देन पर्सनल बिलीफ यानी कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, तो ये वही है कि हमारा जो रिसर्चर का जो अपना खुद का जो विश्वास है, जो उसके बेसिस पे वो अपनी रिपोर्ट दे रहा है। जैसे कि उसका जो बिलीफ है किसी भी कम्युनिटी को लेके, ठीक है, अलग अलग यहाँ पे गांव को लेके, वो गांव में कभी गया नहीं लेकिन उसने अपना एक ओपिनियन बना दिया। ठीक है, उसको जो भी बातें, सपोज कि रिसर्चर कहाँ से, वो सिटी में रहता है, ठीक है, और उसको गांव में जाके वहाँ के लोगों के जीवन पे कुछ रिसर्च करनी कि वहां पे लाइफ स्टाइल कैसा होता है लोगों का। तो अपना खुद का उसका जो बिलीफ था, जो बचपन से उसने सुना था,
उसी बेसिस पे उसने मान लिया कि गांव के लोग ऐसे ही होते हैं, उनको नॉलेज नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है। जबकि वो वहां पे जाके उसने देखा नहीं कि वहां पे भी टैलेंटेड लोग होते हैं, उनको भी नॉलेज होता है। तो ये क्या हो गया, ये व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, पर्सनल बायस आ जाता है इसमें। देन है एक्सपेक्टेंसी बायस, यानी कि प्रत्याशा पूर्वाग्रह, और या फिर पर्यवेक्षक पूर्वाग्रह, ऑब्जर्वर बायस भी हम इसे कहते हैं। देखो इसका मतलब क्या है कि जो रिसर्चर है उसने कुछ एक्सपेक्ट किया था, कुछ उसने कुछ मान लिया कि जो रिसर्च वो करने जा रहा है उसका रिजल्ट यही आना चाहिए, कुछ एबीसी रिजल्ट उसने खुद से मान के रखा है अपने दिमाग में कि यही रिजल्ट आना चाहिए, कुछ और रिजल्ट तो आ ही नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्च होनी है या सर्वे होना है कि जो गंगा रिजुविनेशन, गंगा को साफ करने का जो प्रोजेक्ट चला है वो कितना इफेक्टिव था, उससे गंगा नदी साफ हुई भी है या नहीं हुई है, इस पे जाके रिसर्च करनी है, सर्वे करना है। लेकिन जो रिसर्चर है उसने मान लिया कि हमारे जो सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा करप्शन है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा ही है, गंगा नदी बिल्कुल भी साफ नहीं हुई है, वो उसके दिमाग में वही है। अब वो चले गया गंगा घाट पे, ठीक है, और वहां पे जाके उसने रिसर्च वहां पे देखा उसने। तो अब होगा क्या कि सपोज गंगा घाट का 90% एरिया तो साफ है, लेकिन सिर्फ 10% की जो एरिया है, 10% की जो एरिया है वही खराब है। तो क्योंकि उसने ऐसा मान ही लिया है कि गंगा घाट कभी साफ हो ही नहीं सकते, तो वो उसका ध्यान सिर्फ इस 10% एरिया जो खराब है थोड़ा सा, उसी पे उसका पूरा का पूरा अटेंशन वही जाएगा। जो साफ सुथरी जगह है, 90% जो पूरा साफ है, क्लीन है, मेंटेन्ड है, उसको वो इग्नोर कर देगा। तो ये होता है कि एक्सपेक्टेंसी, यानी कि प्रत्याशा पूर्वाग्रह, कि उसने उसको उम्मीद ही नहीं थी कि ये साफ भी हो सकता है, उसे उम्मीद थी कि ये खराब ही होगा, गंदा ही होगा। तो इसे हम कहते हैं पर्यवेक्षक पूर्वाग्रह या फिर प्रत्याशा पूर्वाग्रह, एक्सपेक्टेंसी बायस हम इसे कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, आप नेट पेपर 1 और पेपर 2 का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पे विजिट कर सकते हैं। देन आपका प्लेसिबो पूर्वाग्रह। प्लेसिबो क्या होता है, प्लेसिबो इफेक्ट। ये मेनली जो मेडिकल साइंस है, जब दवाइयाँ बनती हैं वहां पे प्लेसिबो यूज किया जाता है, प्लेसिबो का इम्पैक्ट देखा जाता है। एक्चुअली होता यह है कि जब भी कोई इंसान बीमार होता है, ठीक है, कोई बीमार इंसान है, उसको हमने कोई दवा दी, तो जब उसे दवा दी जाती है उस इंसान को, जनरली ज्यादातर तौर पे ये होता है कि उसको पता है, उसके दिमाग को ही पता है कि उसको दवा दी जा रही है, तो धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है, ये सोच के कि उसको दवा मिल रही है। हमारा जो दिमाग है ज्यादातर ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो अगर हम उसको ज्यादा इफेक्टिव दवा ना दें, ठीक है, हम उसको कम डोज देते हैं, लेकिन हम उसे ये कहेंगे कि हमने तुम्हें हाई डोज दी है, ज्यादा डोज दी है, तुम जल्दी सही हो जाओगे, तो हमारा दिमाग वैसे ही काम करने लगता है और वो ज्यादा जल्दी सही होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लेसिबो इम्पैक्ट, प्लेसिबो इफेक्ट, यानी कि हमारा जो दिमाग है वो उस तरीके से काम करता है जो हम उसको बताते हैं। तो जब कोई भी दवाइयाँ बनती है, ठीक है, वहां पे एक तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और दूसरा होता है यहाँ पे प्लेसिबो वाला ग्रुप। तो इसमें होता यह है, करते यह है कि कोई दवा बना दी सपोज, ठीक है, किस चीज की, फीवर की, बुखार की दवा बनाई है किसी रिसर्चर ने, सपोज एक्स दवा बनाई है बुखार की। अब यहाँ पे इतने लोग ले लिए, 100 लोगों को लिया, अब देखना है कि ये जो बुखार की दवा बनाई है वो काम करती है या नहीं करती है। इन 100 में से 50 लोगों को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में यहाँ पे रख दिया, और जो 50 लोग हैं वो है हमारे कंट्रोल ग्रुप, यानी कि जिसे हम कहते हैं प्लेसिबो। ये वाले जो 50 हैं ये प्लेसिबो हैं। तो ये जो 50 हैं इन्हीं को हम दवा देंगे। ये वाला जो एक्स ड्रग था ये हमने सिर्फ 50 लोगों को दिया, और दूसरे जो 50 हैं इनको हमने क्या किया कि सिर्फ हमें इन्हें शुगर की गोली, यानी कि हमने सपोज इन्हें कुछ भी नहीं दिया, इन्हें हमें सिर्फ बोला कि हमने आपको मेडिसिन एक्स दी है, लेकिन दी नहीं है, वो जो मेडिसिन थी उसमें हमने सिर्फ ग्लूकोज था, ग्लूकोज दे दिया हमने उसमें डाल के, लेकिन हमने उन्हें बोला ये कि हमने आपको मेडिसिन दी हुई है। तो होता ये, देखा ये जाता है कि ये तो सही होते ही हैं जिन्हें हमने सच में दवा दी है, लेकिन जो दूसरे हैं जिन्हें हमें दवा दी नहीं है लेकिन हमने उनको बोला है कि हमने तुम्हें दवा दी है, बहुत बार ये देखा गया कि वो लोग भी सही हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग को ये लगता है कि उन्हें मेडिसिन दी गई है। हमारा ब्रेन इस तरीके से फंक्शन करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं, कि बिना दवा के ही वो सिर्फ इस बात को सोच के कि उनको दवा मिल रही है वो सही हो जाते हैं। तो लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए,
ठीक है, क्योंकि कोई भी मेडिसिन अगर बनती है तो उसको सच में ही इफेक्ट उसका आना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि पेशेंट इसलिए सही हो रहे हैं कि उनको प्लेसिबो इफेक्ट हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा जब भी कोई भी न्यू मेडिसिन बनती है तो यहाँ पे एक प्लेसिबो ग्रुप भी रखा जाता है। अब ऐसा नहीं होता कि जो प्लेसिबो वाले जो लोग हैं जिनको हमें दवा नहीं दी है 50 के 50 ही सही हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें से जैसे कि 10 से 15 लोग इसमें से वो सही हो जाएंगे जिन पे कि वो प्लेसिबो काम करता है। तो अगर सिर्फ 10-15 लोग ही सही हो रहे हैं, बाकी नहीं सही हो रहे हैं, ठीक है, सपोज कि 25 लोग सही नहीं हो रहे हैं, और ये जिनको हमने सच में दवा दी थी वो लोग सही हो रहे हैं, इसका मतलब कि ये जो दवा है वो काम कर रही है। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे ज्यादा लोग, 50 में से सपोज 40 लोग सही हो गए, तो इसका मतलब ये है कि प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से सही हो रहे हैं लोग। ये जो दवा है ये इसका ज्यादा इफेक्ट हो नहीं रहा है, राइट। तो इसे हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। तो ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी एक प्लेसिबो पूर्वाग्रह इसे माना जाता है। ये तब काम करता है जब लोग बहुत ही विश्वास करना चाहते हैं कि उपचार सफल है। ठीक है, तो प्लेसिबो इफेक्ट को हमें इसको इसे इस पे काफी काम किया जाता है। प्लेसिबो हमेशा दिया जाता है जब भी कोई भी मेडिसिन अप्रूव होती है। तो ये भी एक तरीके का बायस ही है कि हमने मेडिसिन को अप्रूव कर दिया कि कोविड की हमने एक मेडिसिन बनाई कि कोविड की XYZ मेडिसिन है और वो काम करती है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए काम कर रही थी कि जिन लोगों पे उसको एक्सपेरिमेंट किया गया था उन पे प्लेसिबो वर्क कर रहा था। मतलब कि ये मेडिसिन अपने आप में काम नहीं करती, लेकिन इन लोगों को ऐसा लगा कि इनका बहुत ज्यादा विश्वास था, इन लोगों का बहुत ज्यादा विश्वास था इस बात पे कि ये दवा हमें सही कर देगी, इसलिए वो सही हो गए। वास्तव में ये मेडिसिन काम नहीं करती है, राइट। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ट्रायल करने पड़ते हैं। बहुत सारे लोगों का, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को वो मेडिसिन दी जाती है और फिर देखा जाता है कि वाकई में ये मेडिसिन काम करती है, ये प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से नहीं हो रहा है। ये भी इसे हम कहते हैं प्लेसिबो पूर्वाग्रह या फिर प्लेसिबो बायस। तो ये तो था निष्पक्षतावाद यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। तो हमारा जो रिसर्च है वो निष्पक्ष होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी बायस नहीं होना चाहिए। दूसरा है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। अब रिलायबिलिटी का क्या मतलब है कि रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि कोई भी हमने प्रयोग किया, कोई भी हमने शोध किया, वो हर बार वो एक ही जैसा परिणाम देता है। इसका मतलब है कि हमने कोई सपोज हमने कोई मेडिसिन बनाई है, हमने कोई दवा बनाई है, ठीक है। ये हमारी एक पॉपुलेशन है, सपोज इसमें कितने 100 लोग हैं। अब हमने इसमें से सैंपल कलेक्ट किया, हमने इसमें से 10 लोग ले लिए, सपोज ये 10 लोग हैं, इनको हमने वो मेडिसिन दी, मेडिसिन X दिया, और ये उसमें से सही हो गए, ठीक है। तो उसके बाद फिर इन 100 में से हम दूसरे 10 लोगों को लेंगे, इनको भी हम वही मेडिसिन देंगे, और सपोज ये भी सही हो गए, फिर हम और 10 लोगों को लेंगे, उनको भी हम मेडिसिन देंगे, फिर हम और 10 लोगों को लेंगे, उन्हें भी हम मेडिसिन देंगे। मतलब कि हमने जितनी भी बार ये प्रयोग किया हर बार ये समान परिणाम देता है, मतलब हर बार उसमें से उस दवा को खा के हर बार लोग ठीक हो रहे हैं। तो तब जाके वो जो रिसर्च है उसमें विश्वसनीयता आती है, वो रिलायबल होता है कि हाँ ठीक है, ये जो हमने दवा बनाई है ये काम करती है। तो इसे हम कहते हैं रिलायबिलिटी। इसका एक और उदाहरण हम देख सकते हैं रिलायबिलिटी का, कि सपोज हमें कोई सोशल साइंस स्टडी हमें करनी है। हमें ये देखना है कि जो बच्चे हैं उनके उनका जो रिजल्ट है, उनके जो मार्क्स आ रहे हैं, उसका टेलीविजन देखने का इम्पैक्ट हमें देखना है कि जो बच्चे टेलीविजन बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, क्या उनके मार्क्स उससे इम्पैक्ट होते हैं, क्या उनके टीवी देखने से उनके मार्क्स कम तो नहीं होते हैं, कम ग्रेड तो नहीं मिल रहे हैं उनको। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये बच्चे हमारे किसी स्टूडेंट हैं, ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनमें से हम लेंगे कुछ सैंपल लेंगे। ठीक है, सपोज 50 स्टूडेंट्स है तो हमने इसमें से 5 स्टूडेंट्स को ले लिया, और फिर हमने देखा कि इनमें से जो जो ज्यादा टीवी देखते हैं उन बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, उसके कम मार्क्स आए हैं, ज्यादा मार्क्स आए हैं, कैसे मार्क्स आए हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से उसको हम रिपीट करेंगे। पहले हमने यहाँ से 5 बच्चे लिए, फिर हमने दूसरे 5 बच्चे लिए, फिर हमने और 5 बच्चे लिए। इस तरीके से हम बार बार देखेंगे कि हम अलग अलग सैंपल लेंगे, और उनमें हम देखेंगे बार बार कि जो जिस हर सैंपल में जो टीवी देखने वाले बच्चे जो ज्यादा टीवी देख रहे हैं वो कम मार्क्स आ रहे हैं, उनके सच में कम मार्क्स आ रहे हैं, या फिर जो दूसरा सैंपल हमने लिया था वहां पे जो बच्चे टीवी देख रहे हैं उनके भी उतने ही मार्क्स आ रहे हैं, जितने उन बच्चों के बराबर ही मार्क्स आ रहे हैं जो ज्यादा टीवी नहीं देखते हैं। तो ये क्या होगा, इससे हमें पता चलेगा कि क्या वाकई में जो बच्चे ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं या फिर ज्यादा टेलीविजन देखते हैं वो उनके कम मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं।
मतलब ये है कि हमें क्या करना है, रिपीट करना है। हम सिर्फ एक ही सैंपल पे हम डिपेंड नहीं होंगे, हम अलग अलग सैंपल लेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो रिलायबिलिटी है, जो हमारी विश्वसनीयता है, वो बनी रहेगी। तो ये तो था हमारा रिलायबिलिटी। फिर इसके बाद रिसर्च या अनुसंधान की तीसरी जो विशेषता है वो है वैलिडिटी, वैध होना चाहिए। वैधता का क्या मतलब है? वैधता मतलब कि अनुसंधान की सटीकता, मतलब एक्यूरेसी, कि वो सही है या नहीं है, जो हमने रिसर्च किया है वो सही होना चाहिए। राइट। तो इसमें अनुसंधान में जो वैधता है, मुख्य रूप से जो इसकी प्रक्रिया है, जो उपकरण है, परीक्षण है, उससे रिलेटेड है। मतलब कि जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं कोई भी परीक्षण करने के लिए, कोई भी रिसर्च करने के लिए, जैसे कि लैब है, लैब में हमारे पास में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टेस्ट होते हैं। सपोज हम देख रहे हैं कि कोई भी इंसान है, उसका हमने ब्लड टेस्ट किया, ठीक है, और ब्लड ब्लड से हमें देखना है कि उसको टाइफाइड तो नहीं है। तो टाइफाइड चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि टाइफाइड का बैक्टीरिया उसके ब्लड में हम देखेंगे कि टाइफाइड का बैक्टीरिया है या नहीं है। अब वो टेस्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। या फिर हमें ये देखना है, सपोज दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एरिया है, वहां के पानी में क्या है, आर्सेनिक प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमें देखना है कि यहाँ के जो लोग हैं वो उस पानी को पी रहे हैं, इस पूरी एरिया में रहने वाले लोग उस पानी को पी रहे हैं। हमें देखना है कि उनके अंदर भी वो आर्सेनिक प्रेजेंट तो नहीं है, उनके अंदर वो आर्सेनिक, क्योंकि क्या होता है, इससे बहुत सारी हेल्थ डिजीज होती हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं आर्सेनिक से। तो हमें देखना है कि हम रिसर्च कर रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग पानी पी रहे हैं उनके पानी में ये आर्सेनिक तो नहीं पहुंच रहा है, ये कहाँ पे, ये ग्राउंड वाटर है, ये ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक प्रेजेंट है, तो उनके पीने के पानी में वो है नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका ब्लड सैंपल लेंगे, ब्लड इनका सबका हमने ब्लड कलेक्ट किया, और उसके बाद हम लैब में जाके इनका फिर होगा परीक्षण। तो अब लैब में जाके जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे हमने कौन से उपकरण यूज किए हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं, वो उससे डिसाइड होगा कि हमारा जो टेस्ट है वो सही भी है या नहीं है। अब हमने गलत परीक्षण कर दिया यहाँ पे, और हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो लोगों का जो ब्लड है उसमें आर्सेनिक प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हमने सही उपकरण यहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं किए। राइट। तो हमारा पूरा का पूरा रिसर्च, और हमने बोल दिया कि नहीं आर्सेनिक तो नहीं है, लेकिन और लोग उस पानी को पिए जा रहे हैं और उनके अंदर बॉडी में आर्सेनिक जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि वो जो हमारा पूरा का पूरा जो रिसर्च हमने किया वो इनवैलिड हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। इसका मतलब कि वो पूरा इनएक्यूरेट है, गलत हमने रिजल्ट दे दिया। तो अगर हमें वैलिडिटी लेके आनी है, वैधता लेके आनी है अपने रिसर्च में, तो जो हमारी प्रक्रिया है रिसर्च करने की, जो हमने उपकरण इस्तेमाल किए हैं, जो हमने परीक्षण किए हैं, वो सही होने चाहिए। वैधता का क्या अर्थ है कि अनुसंधान निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सिस्टमैटिक एरर यानी कि व्यवस्थित त्रुटि उसमें नहीं होनी चाहिए। एंड ऑल्सो जो अनुसंधान की जो एप्लीकेबिलिटी को वो प्रभावित करता है, उसकी जो प्रायोज्यता है, एप्लीकेबिलिटी यानी कि अब जो रिसर्च हमने किया कि पानी में आर्सेनिक प्रेजेंट नहीं है, ये अगर पता चलता है हमें रिसर्च करके, जो कि गलत रिपोर्ट हमने कर दिया है, ठीक है, क्योंकि हमने गलत इंस्ट्रूमेंट, गलत उपकरण हमने इस्तेमाल किए थे, और हमने ये निष्कर्ष निकाल दिया कि पानी में आर्सेनिक प्रेजेंट नहीं है। तो क्या होगा कि अलाउ कर दिया जाएगा उस पानी को पीने के लिए, और सारे लोग उस पानी को पियेंगे। राइट। तो ये क्या है, अब ये पूरा गलत हो गया। अगर हमने सही रिपोर्ट निकाली कि पानी में आर्सेनिक प्रेजेंट है, सही उपकरण हमने इस्तेमाल किए, तो उसकी एप्लीकेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब कि अब लोगों को यहाँ पे वो पानी पीने से मना कर दिया जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं कि अनुसंधान की प्रायोज्यता को ये प्रभावित करता है। मतलब कि क्योंकि कोई भी रिसर्च हम कर रहे हैं तो वो ज्यादातर हम लोगों के लिए ही करते हैं, कोई भी हम नई मेडिसिन बना रहे हैं तो वो लोगों के लिए बना रहे हैं। कुछ भी हम रिसर्च करते हैं तो उसका अल्टीमेट जो मकसद होता है वो यही होता है कि उसका जो लाभ है वो लोगों तक पहुंचे। राइट। तो इसलिए क्या होना चाहिए, वो सही रिसर्च होनी चाहिए। अगर गलत रिसर्च हमने करी है तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो वैधता को रिलायबिलिटी से ज्यादा अधिक महत्व दिया जाता है। रिलायबिलिटी, देखो रिलायबिलिटी का क्या मतलब था, अभी मैंने आपको बताया। रिलायबिलिटी मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि कोई एक टेस्ट को हम बार बार कर रहे हैं। हमने ये हमारे पास में पूरी एक पॉपुलेशन थी, हमने इसमें से बहुत सारे सैंपल्स लिए, पहला सैंपल, दूसरा सैंपल, तीसरा सैंपल, चौथा सैंपल हमने यहाँ पे लिया। इसे हम क्या कहते हैं, रिलायबिलिटी। लेकिन हो सकता है कि हमने अलग अलग सैंपल सैंपल तो हमने बहुत सारे ले लिए, लेकिन हमने जो टेस्ट उन पे किया वो हम गलत टेस्ट ही रिपीट किए जा रहे हैं यहाँ पे। तो ज्यादा सैंपल लेने का भी कोई फायदा नहीं अगर हमने टेस्ट ही गलत करे हैं। तो ये क्या है, ये होता है विश्वसनीयता, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सैंपल को कलेक्ट करना। लेकिन वैधता का मतलब क्या है कि सही तरीके से रिसर्च करना।
सही उपकरणों का यूज करना, सही परीक्षण करना। तो जो वैधता है, वैलिडिटी है, वो रिलायबिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कि बहुत सारे सैंपल्स पे टेस्ट करने से ज्यादा जरूरी ये है कि हम टेस्ट जो कर रहे हैं वो सही करें, सही इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हुए। अब जो वैधता है वो भी दो प्रकार की होती है, दो तरीके की है। एक तो आंतरिक वैधता यानी कि इंटरनल वैलिडिटी, और दूसरी है बाह्य वैधता यानी कि एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब इंटरनल वैलिडिटी का क्या मतलब है, आंतरिक वैधता का क्या मतलब है, कि जो हमारा आश्रित चर यानी कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल का क्या मतलब होता है, वेरिएबल का मतलब है जिस पे हम टेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये पता करना है कि जो पौधे हैं, ठीक है, उन पे कोई फर्टिलाइजर, हम उसमें यूरिया डालते हैं, इस तरीके के हम फर्टिलाइजर हम डालते हैं, हमें देखना है कि कोई भी फर्टिलाइजर का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या कोई भी फर्टिलाइजर, नया फर्टिलाइजर आया है मार्केट में, ठीक है, सपोज कोई नया फर्टिलाइजर एक्स आया है मार्केट में, हमें देखना है कि वो इन पौधों पे काम कर रहा है, इन पौधों में अगर हम वो फर्टिलाइजर डालेंगे तो क्या ये जल्दी जल्दी बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो ये क्या है इसमें, जो पौधों की जो हाइट है, ठीक है, कि हाइट जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आश्रित चर है। ये किस पे डिपेंड है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि सपोज फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर पे ये डिपेंड है, तो इसे हम कहते हैं आश्रित चर यानी कि जो डिपेंड है। और जो इंडिपेंडेंट है यानी कि जो स्वतंत्र चर है जिस पे हम टेस्ट कर रहे हैं, फर्टिलाइजर पे हम टेस्ट कर रहे हैं कि फर्टिलाइजर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, दैट इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं स्वतंत्र चर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंतरिक वैधता का मतलब ये है कि जो आश्रित चर है यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका प्रभाव केवल स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही हो। इट मीन्स कि हम सपोज हमने यहाँ पे फर्टिलाइजर, इन पौधों में हमने फर्टिलाइजर एक्स डाला और उसकी वजह से ये बढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर हमने देखा कि इनकी जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर बढ़ गई है, हमने यहाँ पे 1 ग्राम फर्टिलाइजर डाला, उससे 10 सेंटीमीटर बढ़ गया। लेकिन हमें ये पता करना जरूरी है कि ये जो हाइट बढ़ी थी 10 सेंटीमीटर, वो सिर्फ इस फर्टिलाइजर की वजह से ही बढ़ी होनी चाहिए, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी और वजह से बढ़ी हो इसकी हाइट। राइट, ये भी हो सकता है कि फर्टिलाइजर के अलावा कुछ और फैक्टर्स हों जिनकी वजह से हाइट बढ़ी हो, और हमें ये लग रहा है कि हमने जो फर्टिलाइजर डाला था उसकी वजह से हाइट बढ़ रही है। तो आंतरिक वैधता का मतलब यह है, इंटरनल वैलिडिटी का मतलब यह है कि जो आश्रित चर है यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका प्रभाव केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि केवल फर्टिलाइजर की वजह से ही उसमें ग्रोथ होनी चाहिए, ना कि किसी और वजह से। अदरवाइज हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट ही यहाँ पे फेल हो जाएगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये पता करना है कि जो फर्टिलाइजर एक्स है उसका क्या प्रभाव पड़ता है यहाँ पे। तो दैट इज द इंटरनल वैलिडिटी यानी कि आंतरिक वैधता। अब इसके अलावा क्या होता है एक्सटर्नल वैलिडिटी यानी कि बाह्य वैधता। इसका मतलब क्या है कि शोध को प्रभावित करने वाले जो बाहरी कारक हैं उनको नियंत्रण किया जाना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो सोशल साइंसेस, सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उन पे जो बाहरी एक्सटर्नल इम्पैक्ट क्या क्या पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई रिसर्चर है, उसने जाके रिसर्च करनी है, ठीक है, और उसके लिए कुछ सैंपल उसने लिए, कुछ लोगों को उसने ले लिया यहाँ पे और उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, किसी भी चीज से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछे। लेकिन ये जो रिस्पोंडेंट हैं, ये जो जिनसे हम सवाल पूछ रहे हैं, अब यहाँ पे कोई और भी जैसे कि सपोज स्टूडेंट है यहाँ पे, ठीक है, बच्चे हैं, बच्चों से हम सवाल पूछ रहे हैं और यहाँ पे प्रिंसिपल भी प्रेजेंट है। अब प्रिंसिपल की प्रेजेंस की वजह से बच्चे जो है वो थोड़ा सा डर गए हैं। ये पूछना चाहता है कि जो रिसर्चर है उसको ये पता करना है कि इनके स्कूल में, जैसे कि सपोज कि कोई गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में क्या पढ़ाई अच्छे से हो रही है, टीचर्स अच्छे से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। उसके लिए उन्होंने 10 बच्चों को लेके आए, ठीक है, अब इन 10 बच्चों से सवाल पूछा कि बच्चों आप बताओ कि आपके स्कूल में अच्छे से पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन अब यहाँ पे प्रिंसिपल भी प्रेजेंट था यहाँ पे, ठीक है, अब प्रिंसिपल की वजह से बच्चे सही से बता ही नहीं पाए, बच्चों ने बोल दिया कि हाँ अच्छे टीचर्स हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बाहरी कारक यानी कि एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंस है, उसकी वजह से जो रिस्पोंडेंट है, जो प्रतिवादी है, रिस्पोंडेंट मतलब कि ये जो बच्चे हैं जिनसे हमने सवाल पूछा था, वो सही जवाब नहीं दे पाए। तो जो रिसर्चर है वो अपनी रिपोर्ट में तो यही लिखेगा कि गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, बहुत अच्छे टीचर्स वहां पे प्रेजेंट है, लेकिन
वो क्या होगा, वो एक गलत रिपोर्ट है। क्योंकि बच्चे यहाँ पे जो एक्सटर्नल जो कारक है, बाहरी कारक है, यानी कि जो बाहरी कारक मतलब जो प्रिंसिपल की जो प्रेजेंस थी, प्रिंसिपल के होने की वजह से उन्होंने गलत आंसर दे दिया। तो इन बातों का भी हमको ध्यान रखना है कि कोई भी रिसर्च करी जा रही है, कोई भी सोशल साइंस से रिलेटेड ही करी जा रही है, उस पे कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका वैलिडिटी। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी, यानी कि शुद्धता। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि एक्यूरेसी का वैलिडिटी से यानी कि वैधता से इसका बहुत ज्यादा गहरा संबंध है। जितना ज्यादा वैलिड होगा हमारा जो रिसर्च है, उतना ही ज्यादा उसमें वो सटीकता बढ़ेगी, उसकी सटीकता यानी कि एक्यूरेसी उसकी बढ़ेगी। जो एक्यूरेसी है वो ये नापती है कि अनुसंधान उपकरण, जो रिसर्च के टूल्स हैं, वो सर्वोत्तम संभव तरीके से चुने गए हैं। इट मीन्स कि देखो एक्यूरेसी कैसे आएगी, जो हम रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करने के लिए जो हम टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिसर्च करने में हम उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, वो जितने ज्यादा सही होंगे उतना ही ज्यादा रिसर्च की क्वालिटी भी सही होगी, उतनी ही ज्यादा वो एक्यूरेट होगा, उतना ही सही रिसर्च हमारा होगा। ठीक है, तो अनुसंधान की जो प्रक्रियाएं हैं, अनुसंधान की जो समस्या के अनुरूप है या नहीं है, जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड ही हमारी जो प्रक्रियाएं हैं, मतलब कि हम रिसर्च करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, वो जो प्रोसीजर है, वो जो प्रक्रियाएं हैं, वो हमारे जो रिसर्च प्रॉब्लम है वैसी ही होनी चाहिए, बिल्कुल। अनुसंधान में कोई भी कठोर वैज्ञानिक तरीकों और प्रक्रियाओं को अपनाया गया है, और प्रत्येक चरण की सटीकता का परीक्षण किया गया है। मतलब कि रिगरस साइंटिफिक मेथड, जो हम मेथड हम यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल साइंटिफिक होना चाहिए अगर हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं। क्योंकि सोशल साइंस में भी कोई भी रिसर्च होती है वो नॉन साइंटिफिक नहीं होती है, वो भी साइंटिफिक ही होती है, वो भी वैज्ञानिक तरीके से ही करी जाती है। इट मीन्स कि पूरी तरीके से वो एक साइंटिफिक मेथड हमें अपनाना है। सर्वोत्तम डेटा संग्रह उपकरण का इस्तेमाल हमें करना होगा। मतलब जितना अच्छा हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, जितने ज्यादा सही उपकरणों का हम प्रयोग कर रहे हैं अपनी रिसर्च में, उतना ही ज्यादा हमारा एक्यूरेसी उसमें बढ़ेगी। नेक्स्ट है क्रेडिबिलिटी, जिसे कि हम साख भी कहते हैं। देखो क्रेडिबिलिटी का मतलब भी है कि विश्वसनीयता। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या है, देखो जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें जो हमें जानकारी हमारे पास में होती है वो दो तरीके का हमारे पास में डेटा होता है। एक होता है उसमें प्राथमिक डेटा, और दूसरा होता है द्वितीयक डेटा। जो सेकेंडरी डेटा यानी कि जो द्वितीयक डेटा होता है वो क्या होता है, वो होते हैं हमारे रिसर्च पेपर्स। ठीक है, हमारे पास में रिसर्च पेपर्स हम चेक करते हैं ऑनलाइन या फिर कहीं से भी, तो वो जो रिसर्च पेपर है वो आता है आपका सेकेंडरी डेटा, यानी कि द्वितीयक डेटा में उसको हम इंक्लूड करते हैं। उसमें से हम लेते हैं, उसमें से हमें पता चलता है कि हमारे पास हम कौन कौन सी रिसर्च हो चुकी है किसी भी चीज से रिलेटेड। जैसे कि कोई मेडिसिन है, ठीक है, कोई मेडिसिन है, फीवर की मेडिसिन है, बुखार की हमें मेडिसिन बनानी है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, पहले के रिसर्च पेपर्स देखेंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन है हमारे पास में। वो जितने भी रिसर्च पेपर्स है वो आता है सेकेंडरी डेटा में या द्वितीयक डेटा। प्राथमिक डेटा यानी कि प्राइमरी डेटा में क्या होता है, जो हम खुद से करेंगे। अब क्या हुआ, जो रिसर्चर है उसने खुद से एक दवा बना दी यहाँ पे XYZ, ठीक है, तो ये हमारे पास में, और इस दवा का असर देखा उसने अलग अलग लोगों पे कि ये जो बुखार की दवा उसने बनाई है वो लोगों पे कारगर सिद्ध हो रही है या नहीं हो रही है। उससे रिलेटेड जो डेटा है उससे हम कहते हैं प्राथमिक डेटा। तो जब भी कोई भी रिसर्च होती है तो हमें किस पर रिलाई करना है, प्राथमिक डेटा, यानी कि हमने जो खुद से रिसर्च करी है उससे हमें ज्यादा महत्व देना है। जो सेकेंडरी डेटा है वो सिर्फ हम रेफरेंस हम लेते हैं, हम सिर्फ ये देखने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं कि पहले कौन सी रिसर्च हुई है, उसे हम देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि उसका हमें इस्तेमाल कम करना है। जो प्राथमिक डेटा है, जो हमने खुद से किया, जो हमने कंफर्म, क्योंकि वो कंफर्म्ड है, हमने खुद उस पे एक्सपेरिमेंट किए, अपने सामने किए हैं, तो वो ज्यादा विश्वसनीय होता है, उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है यहाँ पे। यानी कि प्राथमिक डेटा और द्वितीयक डेटा के बीच में एक बैलेंस, एक समझौता, यानी कि एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने पूरा का पूरा, हम जो पहले से जो रिसर्च हुई है उसी के बेसिस पे ही हमने रिपोर्ट बना दी है, रिपोर्ट तैयार कर दी है, तो और अपना खुद का जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसको हमने ज्यादा महत्व नहीं दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। जो हमारा खुद का जो प्राथमिक डेटा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो शोध में सटीक संदर्भ यानी कि जो रेफरेंसेस हम ले रहे हैं, पहले वाला जो हम डेटा ले रहे हैं, वो शोध की विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी नकली संदर्भ, कभी कभी कुछ आपको रिसर्च आर्टिकल्स ऐसे मिलते हैं जो कि फेक भी होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो रिसर्च एक्चुअल में करते नहीं है, लेकिन वो ऐसे ही उसको
कुछ जर्नल्स में पब्लिश भी कर देते हैं, तो वो सही नहीं होते हैं, राइट। और हम अगर उन्हीं के बेसिस पे हम अपनी रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारा जो रिसर्च का रिपोर्ट होगा वो काफी गलत हो सकता है। तो हमें ज्यादा रिलाई किस पे करना है, जो हम खुद से रिसर्च कर रहे हैं, हमने खुद लैब में जाके हमने अपने इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किए और उसके बेसिस पे हमने पूरी रिसर्च करी, उससे जो परिणाम हमें मिलते हैं वही हमें अपनी रिपोर्ट में लिखना है, और उसी से हमारी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। देन नेक्स्ट है जनरलाइजेबिलिटी, यानी कि सामान्यीकरण। अब ये जनरलाइजेबिलिटी क्या होती है? जनरलाइजेबिलिटी, इसका भी वैधता से एक बहुत गहरा संबंध है, यानी कि जितना ज्यादा हमारी रिसर्च वैध होगी उतना ही ज्यादा जो है जनरलाइजेबिलिटी का मतलब ये है कि जो हमने रिसर्च करी, हमने क्या किया, एक सैंपल हम एक छोटी रिसर्च हम करते हैं और उसको फिर हम बहुत बड़े स्तर पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हमने एक मेडिसिन बनाई XYZ, और वो मेडिसिन हमने कुछ लोगों पे टेस्ट किया, तो अगर वो सही मेडिसिन है, ठीक है, तो हम उसको फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों पे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी को ही हम कहते हैं जनरलाइजेबिलिटी, यानी कि सामान्यीकरण। ठीक है, इसका मतलब कि जो उस आयाम को, ये जो जनरलाइजेबिलिटी उस आयाम को संदर्भित करता है कि किस हद तक जो शोध हमने निष्कर्ष निकाले हैं उसे बड़ी आबादी पर हम किस हद तक हम उसे लागू कर सकते हैं। जैसे कि अभी कोविड का जब इंसिडेंट हो रहा था, तो जितनी भी मेडिसिन बनी वो पहले छोटे छोटे ट्रायल्स किए गए, कम लोगों पे उसका इस्तेमाल किया गया और ये बोला गया कि हाँ ठीक है ये काम करता है। उसके बाद फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों पे उसको इस्तेमाल किया गया। वो कब किया गया? जब जितने भी सैंपल्स लिए, सपोज 1,000 लोगों पे इस्तेमाल किया और 1,000 लोगों पे पता चला कि ठीक है ये कोविड की जो मेडिसिन है वो काम कर रही है। ठीक है, तो जब वो काम कर रही थी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब पता चलता है कि हाँ ये सही मेडिसिन है, इसके साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो उससे उसकी जनरलाइजेबिलिटी बढ़ जाती है, सामान्यीकरण बढ़ जाता है। मतलब कि अगर हमने एक्यूरेट रिसर्च करी है तो हम उसे ज्यादा लोगों पे अप्लाई भी कर सकते हैं। तो रिसर्च ऐसी ही होनी चाहिए। इसके बाद है इम्पीरिकल रिसर्च, यानी कि आनुभविक अनुसंधान। इम्पीरिकल रिसर्च का एक्चुअल में मीनिंग होता है कि हम जो लैब में कर रहे हैं, लैब में जाके हम, हमारे पास में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लेबोरेटरीज में जाके, और वहां पे हम रिसर्च करते हैं अपनी। ठीक है, तो उसे ही हम इम्पीरिकल कहते हैं। मतलब कि ये हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो अवलोकन है, अब हमने यहाँ पे जाके कोई भी एक्सपेरिमेंट किया तो हमारे पास में कुछ डेटा आएगा, कुछ ऑब्जर्वेशंस आएंगे, तो उसके हिसाब से, उनके हिसाब से हम कुछ सिद्धांत यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो वो है इम्पीरिकल। ये जो जो भी हमने रिसर्च रिपोर्ट दी वो हमने रिसर्च, अपनी रिसर्च के बेसिस पे दिया, हमने अपने खुद का जो विश्वास है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, उसके आधार पर नहीं दिया है। तो दैट इज द इम्पीरिकल रिसर्च। इम्पीरिकल रिसर्च का मतलब कि हमने उस पर टेस्ट किया हुआ है, हमने जाके कुछ टेस्ट करे और उन टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पे हमने बताया कि हमारे रिसर्च का रिजल्ट ये है। इसे हम कहते हैं इम्पीरिकल रिसर्च। तो ये जो इम्पीरिकल रिसर्च का मतलब है कि जो अनुसंधान है मूल रूप से ठोस डेटा से संबंधित है, जो कि अनुसंधान के परिणामों की बाहरी वैधता के लिए आधार प्रदान करता है। मतलब ठोस डेटा से संबंधित है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि हमने ये रिसर्च करी है और हमने ये टेस्ट करे हैं लैब में जाके या कहीं पे भी हमने ये टेस्ट करे हैं और हमें ये रिजल्ट मिले हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें ऐसा लगता है कि मेडिसिन एक्स काम करेगी, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि मेडिसिन एक्स काम करेगी तो इसको लोगों को दे दो। ऐसा नहीं होता। हम क्या करेंगे, हम टेस्ट करेंगे उस मेडिसिन का, ठीक है, और उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे हम ये बोलेंगे कि ये मेडिसिन काम करती है, तो इसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं इम्पीरिकल रिसर्च, यानी कि आनुभविक अनुसंधान हम इसे कहते हैं। तो ये तो था इम्पीरिकल रिसर्च, जिसमें कि हम सीधे सीधे कोई भी टेस्ट कर लेते हैं, जो या तो लैब में करेंगे या फिर कहीं भी किसी भी तरीके से। अब नेक्स्ट जो विशेषता है अनुसंधान की जो होनी चाहिए, कि ये सिस्टमैटिक होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। अब व्यवस्थित से क्या मतलब है? व्यवस्थित मतलब कि जो शोध है, जो अनुसंधान है, उसके प्रभावी होने के लिए उसका सिस्टमैटिक होना जरूरी है। इट मीन्स कि इसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं, डिफाइंड स्टेप, जिसे कि हम चरण भी कहते हैं। ये है हमारे स्टेप्स। कोई भी हम रिसर्च करते हैं तो पहले हम उसकी हम एक तैयारी करते हैं कि हमें रिसर्च में क्या क्या चीजें करनी है।
ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक होना या व्यवस्थित होना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समस्या को परिभाषित करेंगे, यानी कि हमारी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, हम किस चीज पे रिसर्च करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम मेडिकल फील्ड में देखते हैं, हमें कोई भी मेडिसिन बनानी है, हमें दवा बनानी है, तो हम पहले देखेंगे समस्या क्या है। समस्या है जैसे कि कोविड, अब कोविड प्रॉब्लम है और उसके लिए हमें कोई भी दवा बनानी है, ठीक है। तो हमने परिभाषित कर लिया अपना प्रॉब्लम, कि हमारी जो रिसर्च होगी वो किस चीज पे बेसिस होगी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अनुसंधान का हम डिजाइन करेंगे, हम देखेंगे कि हमें जो दवा बनानी है उसमें हमें क्या क्या कंपोनेंट डालने हैं। सपोज हम उसमें A B C कुछ भी ऐसे तत्व डाल रहे हैं जिससे कि हमें लगता है कि कोविड की दवा उससे बन जाएगी, तो हम उसे किस तरीके से तैयार करेंगे उस मेडिसिन को, वो क्या है, वो है डिजाइन करना। फिर डेटा संग्रह करेंगे हम, उसका डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन मतलब अब हमने जो दवा बना दी है, हम कुछ लोगों को लेंगे, हम क्या करेंगे कि सैंपल हम यहाँ पे लेते हैं, नमूना जिसे हम बोलते हैं, और उस पे फिर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसको। वो मेडिसिन हम देते हैं, सपोज हमने मेडिसिन एक्स बनाई, ये मेडिसिन हम दे रहे हैं इनको, और उसके बाद हम हमारे पास में डेटा आएगा कि ये जो मेडिसिन जो हमने बनाई है अभी, वो इन पे कारगर सिद्ध हो भी रही है या नहीं हो रही है, उसका हम डेटा कलेक्ट कर लेंगे। फिर हम डेटा का विश्लेषण करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे कि कितने लोग सही हुए। 100 लोगों को हमने वो दवा दी, उसमें से कितने सही हुए, 60 सही हुए, 80 सही हुए, कितने परसेंटेज लोग सही हो रहे हैं, उसके हिसाब से फिर हम उसकी रिपोर्ट बना देंगे। तो ये क्या किया हमने, ये हमने एक व्यवस्थित तरीके से अपनी रिसर्च को किया, एक हमने एक तरीका अपना लिया कि हर एक स्टेप हमने डिफाइन कर लिया, अलग अलग चरण हमने डिफाइन कर लिए कि हम किस तरीके से रिसर्च करेंगे। तो ये एक तरीका होता है रिसर्च को करने का प्रॉपरली। देन आपका नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता होती है अनुसंधान की, वो है नियंत्रित कारक यानी कि कंट्रोल्ड फैक्टर। अब कंट्रोल्ड फैक्टर क्या होते हैं, देखो, जो हम रिसर्च करते हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड की हमने क्या करी, दवा बनाई, हमने कोविड की दवा बनाई और उसे हम टेस्ट कर रहे हैं कि वो लोगों पे असर कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये क्या है, ये एक फैक्टर है। फैक्टर मींस यानी कि ये फैक्टर हम जानना चाह रहे हैं कि ये दवा काम करती है या नहीं करती है, ठीक है। अब ये पता करने के लिए हमारे पास में एक कंट्रोल फैक्टर भी होना चाहिए। इट मींस कि 4 लोगों को सपोज कोविड हो गया, तो उसमें से हम 2 को दवा नहीं देंगे, हम सिर्फ 2 लोगों को वो मेडिसिन देंगे। कोविड की मेडिसिन हमने 2 को दी है। ये क्या है, जिसको हमने मेडिसिन नहीं दी है उसे ही हम कहते हैं कंट्रोल, ओके, या फिर नियंत्रित कारक। क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि दवा असर कर भी रही है कि नहीं कर रही है, हमें तब पता चलेगा कि हम कुछ लोगों को नहीं दवा देंगे, जिनको हमने दवा दी है अगर सिर्फ वही सही हो रहे हैं, और जिन्हें हमने नहीं दवा दी वो सही नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कि दवा काम कर रही है। अगर हमने इनको दवा दी है 2 लोगों को, ये भी सही हो गए और ये दोनों जो थे वो भी सही हो गए, इसका मतलब कि ये दवा के असर से सही नहीं हुए, ठीक है। तो इसलिए हमें कंट्रोल का इस्तेमाल करना पड़ता है। कंट्रोल जो होगा उस पे हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, उसको हम एज सच ऐसे ही रखेंगे। बाकी के जो सैंपल है उस पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसका हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें पता करना है कि जो हमारा पौधा है उस पर लाइट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो हम उसको लाइट दे रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं, कि क्या सनलाइट ज्यादा देने से पौधे का जो ग्रोथ है वो ज्यादा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, हमें ये पता करना है। तो अभी हमारा फैक्टर क्या है कि सनलाइट का क्या असर होता है पौधे की ग्रोथ पे। तो हम इसमें कंट्रोल वेरिएबल यानी कि नियंत्रण चर, वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको हम चर बोलते हैं, वेरिएबल। तो कंट्रोल वेरिएबल जो हमारा है वो क्या क्या है, हमें पता करना है कि लाइट का क्या इम्पेक्ट हो रहा है। तो हमने 2 पौधे ले लिए यहाँ पे, और दोनों पौधों को हमने समान मात्रा में हमने पानी दिया, एक ही जैसी हमने मिट्टी दी है, और एक ही टेम्परेचर पे रखा है दोनों को, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही हमने दोनों को रखा हुआ है। तो अब हमें जब पता करना है कि सूरज की रोशनी का इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं, तो ये जो तीनों है वो तो हमने इनको एक ही जैसी चीजें प्रोवाइड करी है यहाँ पे, जो इसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोल वेरिएबल। अब हम अलग इसमें क्या करेंगे कि एक पौधे को हम सनलाइट में रखेंगे और दूसरे पौधे को हम रखेंगे सनलाइट में नहीं रखेंगे, हम इसको रखेंगे रूम के अंदर, हम इसको रख सकते हैं। अब हमें पता चलेगा कि जो पौधा रूम के अंदर था उसमें कितनी लंबाई उसकी बढ़ी, और जो हमने सनलाइट में जिसे हमने रखा था उसकी लंबाई कितनी बढ़ी। उससे हमें पता चलेगा कि सनलाइट का इस पे कितना असर हो रहा है। लेकिन बाकी चीजें समान होनी चाहिए इसमें,
बाकी चीजें सेम होनी चाहिए। हमने इसको भी 1 लीटर पानी दिया है, दूसरे को भी 1 लीटर पानी दिया है, सॉइल हमने एक ही जैसी सॉइल दी है दोनों को ही, और जो टेम्परेचर है वो भी हमने समान रखा है। ये तीनों चीजें हमने समान रखी है। तो इसे ही हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल, यानी कि जिसपे हमने एक्सपेरिमेंट किया, जिसपे हमने प्रयोग किया और जिसपे हमने प्रयोग नहीं किया है, उन दोनों को जो समान कंडीशन हम देते हैं उसे ही हम कहते हैं नियंत्रित कारक। और जो एक हम अलग देंगे, यानी कि हमने इसमें एक को हमने सनलाइट दी है और दूसरे को हमने सनलाइट नहीं दी है, तो उसे हम कहते हैं स्वतंत्र चर, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये जो स्वतंत्र चर है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका असर हम देखेंगे आश्रित चर पे, यानी कि आश्रित चर मतलब जो डिपेंड है इस पे क्या डिपेंड है, सनलाइट पे क्या डिपेंड है, इसकी हाइट, प्लांट की जो हाइट है, प्लांट की हाइट कितनी बढ़ेगी वो डिपेंड करता है सनलाइट पे। इसका मतलब कि हाइट क्या है, ये आश्रित है। किस पे आश्रित है, सनलाइट पे। सनलाइट क्या है, ये स्वतंत्र चर है। इसका मतलब कि सनलाइट पे किसी का कोई असर नहीं पड़ना है, इस सनलाइट का असर हम देख रहे हैं किस पे, हाइट पे देख रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल फैक्टर या नियंत्रित कारक का मतलब यही है कि जब हम सेम कंडीशन दे रहे हैं दोनों को, किसी एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल या आश्रित चर का अगर हमें इम्पैक्ट देखना है किसी पे भी, तो उसके लिए जो हम समान तरीके की कंडीशन दोनों को ही देते हैं, एक्सपेरिमेंट वाले को भी और नॉन एक्सपेरिमेंट वाले को भी, उसे ही हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। तो जो कंट्रोल वेरिएबल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जब कोई भी हम वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं उसमें तो इसका इस्तेमाल करना काफी आसान होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट हमने किया, ये एक वैज्ञानिक अनुसंधान है। लेकिन जब सामाजिक विज्ञान जो होता है, जैसे कि सोशियोलॉजी है या साइकोलॉजी है या फिर एंथ्रोपोलॉजी है, ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड होते हैं, उनमें कंट्रोल को यूज करना काफी मुश्किल होता है। क्योंकि सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र जो भी है उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों पे रिसर्च कर रहे हैं। अब लोगों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे तो हमने समान कंट्रोल कंडीशन दे दी, वाटर सॉइल टेम्परेचर तीनों चीजों को हमने एक जैसा ही कर दिया। अब यहाँ पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, लोगों को कंट्रोल करना। तो इसलिए जो सामाजिक विज्ञान है उसमें बहुत ही कठिन होता है, जो नियंत्रित कारक है उसको कंट्रोल करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। तो ये था हमारा कंट्रोल फैक्टर। नेक्स्ट जो विशेषता है अनुसंधान की, वो है कि जो अनुसंधान है वो साइक्लिकल या चक्रीय होना चाहिए। चक्रीय का मतलब क्या होता है, जब हम रिसर्च कोई भी करते हैं, कोई भी रिसर्च होती है, वो किसी भी मेनली कोई भी जो हमारी समस्या है, कोई भी हमारी प्रॉब्लम है, उसका समाधान निकालने के लिए हम करते हैं, चीजों को आसान बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, हमें कोई भी टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करनी है कि कोई भी खेत है, जो फसलें हैं उनको कट करने के लिए हमें आसान तरीका बनाना है, जैसे कि ट्रैक्टर ट्रैक्टर वगैरह बनाना है, जिससे कि आसानी से हम उसको कट कर सकें, जो हमारे किसान है। तो उसमें क्या होगा, उसमें रिसर्च करी जाएगी, रिसर्च से ही हम ये टेक्नोलॉजी बनाएंगे। मतलब कि हम कोई ना कोई समस्या को यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं। तो जब हम एक समस्या को हम एड्रेस करने के लिए कोई भी अनुसंधान करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले तो हम एक योजना बनाते हैं, उसमें प्लानिंग करते हैं कि हमें करना क्या है। फिर उसके बाद हम कुछ ना कुछ खोज कर लेते हैं, डिस्कवरी कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम उसका विश्लेषण करेंगे कि जो हमने ये अभी जो भी हमने नई चीज को हमने खोज करी है, वो किस तरीके से हम उसे अप्लाई करेंगे हर एक चीज पे। और जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसको हम पब्लिश करते हैं। हम उस पे क्या करते हैं, रिसर्च पेपर्स वगैरह लिखते हैं, रिसर्च पेपर को पब्लिश करते हैं। तो पब्लिकेशन के बाद वो हर एक के पास पहुंच जाता है, सब उसको पढ़ सकते हैं। तो जब उस रिसर्च, जैसे कि सपोज कोई मेडिसिन, हमने कोई दवा बना दी है, ठीक है, जैसे कि हम कोविड का ही उदाहरण ले लेते हैं, फिर से कोविड की कोई भी हमने दवा बना दी है, ठीक है, उस पे हमने पहले प्लानिंग करी कि हम कौन से उसमें कंपोनेंट्स को हम यूज करेंगे। हमने फिर उसका इस्तेमाल किया, लोगों पे उसका इम्पैक्ट देखा और उसका हमने विश्लेषण किया कि ये कितनी कारगर साबित हो रही है। फिर हमने रिसर्च पेपर लिखा और उसको हमने शेयर कर दिया। अब हम जब रिसर्च पेपर लिख के बता रहे हैं कि हमने जो ये एक्स दवा बनाई थी कोविड की, वो कितनी कारगर है, तो अब जो नए जो रिसर्चर्स होंगे, जो साइंटिस्ट होंगे, उसको पढ़ेंगे और फिर से उस पे और रिसर्च करेंगे। वो देखेंगे कि इसमें हमने जो कंपोनेंट, सपोज हमने इसमें ABC तत्व इस्तेमाल किए थे इस दवा को बनाने के लिए, अब हम इसमें और क्या चीजें ऐड कर सकते हैं जिससे कि और कारगर हो जाए। मतलब कि ये फिर से उसमें रिसर्च होगी, फिर से एक और रिसर्च इसमें करी जाएगी। इट मीन्स कि ये क्या है, साइक्लिकल, मतलब रिसर्च कभी रुकती नहीं है। रिसर्च होती है, उसके बाद फिर उस पे बाकी के दूसरे साइंटिस्ट उस पे सोचते हैं कि और क्या करना है, फिर से रिसर्च होती है, फिर उसको
पब्लिश किया जाता है और फिर उस पर दोबारा फिर से रिसर्च चलते ही रहती है। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं कि एक चक्रीय प्रक्रिया है। एक समस्या से ये शुरू होता है और एक समस्या पर ये समाप्त हो जाता है और फिर से दोबारा से उस पर हम रिसर्च करके उसको और ज्यादा सही करने की कोशिश करते रहते हैं। ये था आपका चक्रीय। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है तार्किक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए रिसर्च ने। अब तार्किक का क्या मतलब है कि जो हमारा रिसर्च है, ठीक है, शोध तार्किक तर्क के नियमों द्वारा निर्देशित हो, मतलब लॉजिकल रीजनिंग होना चाहिए, मतलब कि कोई ना कोई उसका साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए, वैज्ञानिक तर्क उसके पीछे होना चाहिए। इट मीन्स कि जो तार्किक शोध है उसका मतलब है कि जितने भी जो हमारे सिद्धांत है, जो विभिन्न दावे हम करते हैं, सिद्धांत की वैधता को समझने, विश्लेषण करने, मूल्यांकन करने के लिए व्यवस्थित जांच होनी चाहिए। कोई भी सिद्धांत है, जैसे कि लॉ है गुरुत्वाकर्षण का, यानी कि ग्रेविटी, उसका जो भी लॉ है उसको हमने समझा, उसका हम क्या करेंगे, विश्लेषण हम उसका कर सकते हैं। उसके लिए भी एक व्यवस्थित जांच है। अब जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का लॉ तो दे दिया गया बहुत पहले, अब उस पे क्या होगा, उस पे और भी ज्यादा रिसर्च और रिसर्च होगी, उसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है, कैसे उसको हम जनरल एप्लीकेबिलिटी हम उसकी कैसे लेके आ सकते हैं, इन सब पे, तो इन सब पे वो बेसिस होता है। ठीक है, वो साइंटिफिक होगा। इसमें जो भ्रांतियां हैं वो सब कुछ इसमें शामिल नहीं हो सकती है। जैसे कि कोई भी मिथ्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे चीजें होती है जो हम बहुत टाइम से चली आ रही हैं, लोग किस तरीके से सोचते हैं, तो बेसिकली जिसको कि हम भ्रांतियां कहते हैं, मिथ कहते हैं, मिथ्स के लिए कोई जगह नहीं होती है रिसर्च में। यहाँ पे सिर्फ साइंटिफिक ही होता है जिसे हम प्रूव कर सकें, जिसको हम सत्यापित कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लॉजिकल कहते हैं कि एक लॉजिक होना चाहिए, एक रिसर्च के पीछे कुछ ना कुछ कारण हमें देना पड़ेगा कि अगर कोई चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है। अगर कोविड की सिचुएशन आई तो वो क्यों आई, क्योंकि उसके लिए एक वायरस जिम्मेदार था। अब यहाँ पे भ्रांति हो सकती है कि नहीं, यहाँ पे हमारे कुछ देवी देवता हमसे नाराज हो गए, इस वजह से हमें कोविड हो रहा है, तो वो क्या है, वो भ्रांति है। ठीक है, तो इनके लिए जगह नहीं होती, भ्रांतियों के लिए कोई जगह नहीं होती, एक लॉजिक होना चाहिए, लॉजिकल रिसर्च होनी चाहिए, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसमें क्या होगा कि भ्रांतियों की पहचान हमें करनी है, ठोस तर्क के आधार पे ही हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच। आलोचनात्मक सोच का मतलब क्या है कि कोई भी रिसर्च करता है, कोई भी, उसको पब्लिकेशन होता है, उसका रिसर्च पेपर छपता है उस पे, उसके बाद जो बाकी के साइंटिस्ट हैं उस पे वो अपने विचार देंगे, उसकी वो एक क्रिटिकल थिंकिंग देंगे, आलोचनात्मक सोच उस पर अपनी वो व्यक्त कर सकते हैं कि ये जो रिसर्च का रिजल्ट निकला है ये शायद इनकरेक्ट है, ये गलत हो सकता है, इस पे और इस तरीके का कुछ और रिजल्ट आना चाहिए था। ये सारी चीजें यहाँ पे शामिल होती है। देन नेक्स्ट इस अनुकरणीय यानी कि रेप्लिकेबल। देखो, जो रिसर्च होना चाहिए वो अनुकरणीय होना चाहिए, रेप्लिकेबल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई भी रिसर्च हो रही है सपोज, ठीक है, जैसे कि हम फिर से कोविड का एग्जांपल लेते हैं कि इसकी हमने मेडिसिन बनाई, ठीक है, इसकी जो हमने दवा बना दी है, उसे बनाने का एक तरीका होगा कि हमने कैसे बनाया, उसमें ABC जो भी कंपोनेंट यूज करें, तो जो उसका तरीका है वो रिसर्च पेपर में उसको लिखेंगे, फिर जाके उसको पब्लिश करेंगे, ताकि जो इन्होंने तरीका अपनाया था, यहाँ पे जो भी प्रोसीजर इन्होंने फॉलो किया था उसकी नकल करी जा सके, मतलब कि उसको कॉपी कर सके। बाकी के साइंटिस्ट उसको अगर कॉपी कर सकते हैं, मतलब कि दोबारा वो साइंटिस्ट भी उसको वही मेथड को अपना के वही मेडिसिन बनाएंगे, तो इससे क्या होगा, इससे ये साबित होगा कि हाँ, ये जो रिसर्च करी गई है वो सही रिसर्च करी गई है। बहुत सारे रिसर्च होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रिसर्च पेपर्स देखते हैं और उसमें जो प्रोसीजर दिया होता है कि जो पहले के रिसर्चर्स ने क्या काम किया हुआ था, उसी बेसिस पे वो अपनी रिसर्च को करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पहले के रिसर्चर्स ने काम किया है, क्या वो सच में उन्होंने किया भी है या नहीं किया है, उसी को हम बोलते हैं रेप्लिकेबल या अनुकरणीय। मतलब कि ऐसी प्रोसीजर जो भी अपनाया गया था वो इतने अच्छे से दिया हुआ होना चाहिए कि बाकी के साइंटिस्ट या रिसर्चर्स उसी मेथड को वो दोबारा से कर सकें। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार बहुत सारे फेक रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश होते हैं, किए जाते हैं। तो अगर कोई फेक रिसर्च पेपर यानी कि उन्होंने कुछ काम किया नहीं है लेकिन उन्होंने पब्लिश कर दिया उस पेपर को, तो अगर कोई रिसर्चर है उसी रिसर्च को वो दोबारा से करता है तो उसको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो फेक था, राइट। तो इससे क्या होता है कि इसकी प्रामाणिकता की भी जांच हो जाती है कि ये जो रिसर्च हुई थी ये सच में हुई भी थी या नहीं हुई थी, इसमें जो रिजल्ट मिले हैं वो सही भी हुए हैं नहीं हुए हैं। तो इसलिए कोई भी रिसर्च जो होती है वो रेप्लिकेबल होना चाहिए। इट मीन्स कि ये जो अनुसंधान के परिणामों को सत्यापित करने की अनुमति देता है, यानी कि जो अनुसंधान के परिणामों को सत्यापित कैसे करेंगे, मतलब कि सेम मेथड हम भी अप्लाई करके देख लेंगे कि इस रिसर्चर ने ये किया था तो हम भी वही चीज करके देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि
ठीक है, ये रिसर्च सही हुई है और इससे ये जो रिजल्ट मिला है वो सही है। जो हमारे अनुसंधान की क्या क्या विशेषताएं हैं कि एक तो ये निष्पक्षवाद होना चाहिए, निष्पक्षतावाद इसमें यानी कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, साख होनी चाहिए, इसमें सामान्यीकरण होना चाहिए इसका, आनुभविक अनुसंधान, वर्गीकरण, नियंत्रित कारक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए और अनुकरणीय होना चाहिए। अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन में से है, ये है परिकल्पना का परीक्षण। इसमें आता है परिकल्पना के पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक परीक्षण। तो देखते हैं ये क्या है। परिकल्पना, इसका मतलब है हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस हम कुछ बनाते हैं, कोई भी जब हमने कोई रिसर्च हमने करी है, रिसर्च करने की जो प्रोसेस है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसी में हम एक परिकल्पना करते हैं। अपने डेटा से रिलेटेड कुछ हम परिकल्पना करेंगे और फिर उसका हम परीक्षण करते हैं अपने स्टैटिस्टिक्स उसमें लगा के कि वो सही भी है या नहीं है। तो इसकी क्या क्या प्रोसेस होती है, इसे हम इसमें पढ़ेंगे आज। तो परिकल्पना के दो तरीके से परीक्षण होते हैं, एक तो पैरामीट्रिक और दूसरा होता है नॉन पैरामीट्रिक परीक्षण यहाँ पे होता है। जो पूरा का पूरा रिसर्च करने की जो प्रोसेस है वो 8 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप है कि हम अनुसंधान समस्या का निरूपण, यानी कि पहली जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने रिसर्च करने किस चीज पे है, हमारा सोशल साइंस पे रिसर्च है या फिर फिजिकल साइंसेस पे रिसर्च कर रहे हैं, किस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, टॉपिक क्या है, जैसे कि मेडिकल फील्ड में कर रहे हैं, कोई हम मेडिसिन बना रहे हैं, या फिर कोई सोशल साइंस से रिलेटेड कि किसी एरिया में हमें ये देखना है कि वहाँ पे शिक्षा का स्तर क्या है। इस तरीके का जो भी है वो हम डिसाइड कर लेंगे और उसी में उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर यानी कि साहित्य की समीक्षा, जिसमें कि जो पहले वाले जो रिसर्च पेपर्स है उसमें देखते हैं कि उस फील्ड में और कितनी रिसर्च हुई है। उससे हमें कुछ ना कुछ नॉलेज मिल जाता है, आइडिया मिल जाता है कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ नया हम क्या शोध इस पर कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम अपने उद्देश्य बनाएंगे, जो भी हमारा रिसर्च के उद्देश्य है। देन उसमें हम शोध के चर यानी कि वेरिएबल्स को हम पहचानेंगे, वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करेंगे कि हम किन वेरिएबल्स पे काम करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे परिकल्पना तैयार करते हैं रिसर्च की, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। ओके, तो वही है कि परिकल्पना का परीक्षण मीन्स कि पहले हम परिकल्पना तैयार करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी एरिया में गए और उस एरिया में हमें देखना है कि शिक्षा का स्तर कितना है, कितनी लिटरेसी है। हमने एक परिकल्पना हम ये बनाते हैं कि यहाँ पे 60% लोग शिक्षित हैं, तो उसी को हम परिकल्पना कहते हैं कि हमने क्या एज्यूम किया, हमने ये माना कि यहाँ पे इस एरिया ए में शिक्षा का दर है 60%। उसके बाद फिर हम वहां जाते हैं और वहां पे डेटा एकत्र करेंगे, हम डेटा हम देखेंगे कि कितने लोग वहां पे शिक्षित हैं। तो अगर हम किसी डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, ठीक है, या फिर हमें किसी राज्य का पता करना है कि वहां पे शिक्षा कितनी है। अब राज्य में तो लाखों लोग होंगे, करोड़ होंगे, जैसे कि 10 करोड़ लोग हैं। अब हम 10 करोड़ लोगों का चेक नहीं कर सकते उनमें से कितने लिटरेट हैं। तो हम क्या करेंगे, उसमें से हम एक सैंपल कलेक्ट कर लेंगे, हम सैंपल ले लेंगे 10 करोड़ में से, हम अलग अलग जगहों पे जाके सैंपल इकट्ठा कर लेंगे और उनसे हम पूछेंगे। सपोज हमने कितने 10,000 लोगों का सैंपल ले लिया कि इसमें कितने परसेंट लोग शिक्षित हैं। ठीक है, उसके आधार पे इन 10,000 का जो सैंपल है उसके आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि ये 10 करोड़ लोगों में कितने शिक्षित होंगे। सपोज हमें मिलता है कि 10,000 लोगों में से 60% लोग शिक्षित हैं, तो उसी के बेसिस पे हम ये मानेंगे कि जो 10 करोड़ हैं उनमें भी 60% ही होंगे। लेकिन हमें इसको प्रूव करना है, हमें ये देखना है कि हमारे सैंपल में जो आ रहा है 10,000 लोगों में से तो 60% शिक्षित हैं, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं इसके आधार पे कि 10 करोड़ लोगों में से भी 60% ही शिक्षित होंगे। ये जो हमारी परिकल्पना थी कि 60% शिक्षित है, अब इसे ही प्रूव करने के लिए कि ये सच है या नहीं है, कि हमारा जो सैंपल का जो रिजल्ट आया है उसे हम पूरे के पूरी जनसंख्या पे लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये डिसाइड करने के लिए हम इस परिकल्पना का क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। जो हमने हाइपोथेसिस बनाया कि 60% लोग शिक्षित हैं, ये परिकल्पना सही है या नहीं है, इसे ही हम इसका परीक्षण करते हैं। उसके अलग अलग चरण होंगे, अलग अलग स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो इसके दो तरीके होते हैं ये परीक्षण करने के, एक तो पैरामेट्रिक तरीके होते हैं
और एक होता है नॉन पैरामेट्रिक परीक्षण। तो यही हम देखते हैं आज कि तो सबसे पहले तो परिकल्पना क्या है, फिर से हम इसको समझ लेते हैं। परिकल्पना क्या होती है? परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस, जनसंख्या पैरामीटर, पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में कोई कथन। जनसंख्या मतलब हम किसी भी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, चाहे हम लोगों पे रिसर्च कर रहे हैं या फिर हम ये रिसर्च करना चाहते हैं कि हमारा भारत है, इंडिया में कितना गेहूं का उत्पादन कितना हो रहा है, एवरेज व्हीट प्रोडक्शन कितना हो रहा है, हमें ये रिसर्च, हमें ये जानना है, इस पे हमें एक रिसर्च पेपर लिखना है, तैयार करना है। ठीक है, तो ये है हमारा। अभी यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है? यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो पॉपुलेशन है, उसे हम जनसंख्या कहते हैं। अब यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है? यहाँ पे पॉपुलेशन है जितना भी हमारा जो गेहूं का उत्पादन हो रहा है उसे हम कहते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन या फिर जनसंख्या। तो इस पॉपुलेशन के बारे में जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमें क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें पता करना है कि पंजाब में रहने वाले जो लोग हैं उनकी एवरेज हाइट कितनी है। ठीक है, उनका एवरेज हाइट कितना है। तो हम इसमें एक परिकल्पना हम ये बनाते हैं कि पंजाब में रहने वाले लोगों की एवरेज हाइट है 180 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जो ये जनसंख्या है उसके बारे में हमने एक टिप्पणी यानी कि एक स्टेटमेंट दिया, तो इससे ही हम कहते हैं परिकल्पना। तो दैट इज द परिकल्पना। तो जनसंख्या पैरामीटर के बारे में, जनसंख्या पैरामीटर मतलब कि इसकी जो विशेषताएं हैं जनसंख्या की, जैसे कि ये जनसंख्या, इसकी हाइट कितनी है वो इसका एक पैरामीटर है, इसका वेट कितना है वो भी इसका एक पैरामीटर है, इसका शिक्षा का स्तर कितना है, कितने लिटरेट है लोग, वो भी एक पैरामीटर है। मतलब इसकी जो भी विशेषताएं हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, जिस पे भी हमको रिसर्च करनी है, उसे ही हम कहते हैं जनसंख्या का पैरामीटर। ठीक है, तो जनसंख्या विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई भी मात्रा उसे कहा जाता है जनसंख्या का पैरामीटर। जैसे कि जनसंख्या औसत ऊंचाई यानी कि एवरेज हाइट कितनी है, दैट इज इसका पैरामीटर। वैसे ही यहाँ इसका पैरामीटर क्या होगा? इसका पैरामीटर हो गया वीट प्रोडक्शन, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये इसकी विशेषता है कि वीट का प्रोडक्शन कितना हुआ या फिर इसमें हमने कितना अमाउंट फर्टिलाइजर का ऐड किया है। तो ये सब कुछ इसकी विशेषताएं हैं, तो इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर। और जो पॉपुलेशन जनसंख्या पैरामीटर है उसी पे हम कोई ना कोई परिकल्पना करते हैं, क्योंकि उसी का हम परीक्षण कर रहे हैं। तो परिकल्पना परीक्षण जो होता है उसमें दो प्रकार की परिकल्पनाएं यहाँ पर करी जाती हैं। पहला तो है शून्य परिकल्पना, इसे हम H0 बोलते हैं, दिस इज H0 हम इसको कहते हैं। और दूसरा है वैकल्पिक परिकल्पना यानी कि H1। देखो H0 क्या होता है? शून्य परिकल्पना। शून्य परिकल्पना का मतलब ये है कि जिसका हम परीक्षण करना चाहते हैं, यानी कि हमें पता करना है कोई स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल है जिसमें कि सपोज 10,000 स्टूडेंट्स उसमें पढ़ते हैं। अब हमें पता करना है कि वहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका औसत वजन कितना है, वेट कितना है, एवरेज वेट कितना है। तो हमने यहाँ पे एक परिकल्पना करी सबसे पहले कि जो छात्र हैं स्कूल में उनका औसत वजन कितना है, 50 किलोग्राम है। तो हम इसे लिखेंगे H0 म्यू इक्वल टू 50 किलोग्राम। म्यू क्या है यहाँ पे? म्यू है छात्रों का औसत वजन। तो ये हमने एक परिकल्पना करी कि 50 किलोग्राम है, तो इसे हम क्या कहते हैं? शून्य परिकल्पना, जिसका हम परीक्षण करना चाहते हैं। अब हमने पहले, सबसे पहले रिसर्च करने से पहले हम कुछ ना कुछ ऐसी परिकल्पना करते हैं, फिर जाके हम डेटा कलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम उसका परीक्षण करेंगे कि जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया था वो सही है या नहीं है। तो इसे हम कहेंगे शून्य परिकल्पना। दूसरा हम अगर उदाहरण लेते हैं यहाँ पे, हमें पंजाब की जो पुरुष आबादी है, जो मेल पॉपुलेशन है, उसकी ऊंचाई पता करनी है, उनकी हाइट पता करनी है कितनी है। तो हम पहले एक, अब यहाँ पे कितने लोग होंगे? बहुत सारे लोग होंगे, माना कि 1 करोड़ पुरुष प्रेजेंट यहाँ पे पंजाब में। तो हम एक परिकल्पना कर लेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि यहाँ पे जो भी जितने भी मेल पॉपुलेशन है उनकी जो एवरेज हाइट है 180 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे परिकल्पना हमारी क्या होगी? शून्य परिकल्पना H0 म्यू इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। म्यू क्या है यहाँ पे? एवरेज हाइट। तो इसे हम कहते हैं शून्य परिकल्पना। दूसरा आता है वैकल्पिक परिकल्पना, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या फिर H1। तो अगर हमने जो शून्य परिकल्पना करी थी यहाँ पे, स्कूल में बच्चों का जो एवरेज वेट है वो 50 किलोग्राम है, फिर हमने इसका टेस्ट किया, ठीक है,
डेटा कलेक्ट करने के बाद स्टैट हमने लगाई उसमें और हमें पता चलता है कि 50 किलोग्राम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। तो ऑल्टरनेटिव या फिर वैकल्पिक परिकल्पना क्या है कि जब ये जो शून्य परिकल्पना रिजेक्ट हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पे वैकल्पिक परिकल्पना को हम एक्सेप्ट करते हैं। वैकल्पिक परिकल्पना तीन तरीके से हो सकती है, जिसे हम H1 से डिनोट करते हैं। H1 इज म्यू इज नॉट इक्वल टू 50 किलोग्राम, मतलब कि जो बच्चों का एवरेज वेट है वो 50 किलोग्राम नहीं है। देखो शून्य परिकल्पना क्या है कि 50 किलोग्राम वेट है, तो ऑल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक परिकल्पना हो जाएगा कि 50 किलोग्राम वेट नहीं है। और भी वैकल्पिक परिकल्पनाएं हो सकती है कि बच्चों का वेट 50 किलोग्राम से कम है या फिर 50 किलोग्राम से ज्यादा है। तो ये जो तीनों है, ये तीनों के तीनों क्या है, ये है वैकल्पिक परिकल्पनाएं। पहला वाला क्या है, शून्य परिकल्पना, जो हमने एज्यूम किया, जो हमने मान लिया कि वेट 50 किलोग्राम है, तो ये शून्य परिकल्पना है। इसके रिजेक्ट होने पे बाकी की जो परिकल्पनाएं एक्सेप्ट की जा सकती हैं उसे हम कहते हैं वैकल्पिक परिकल्पना। तो अब हम कर लेते हैं, एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं, उसके बाद यह परिकल्पना हम बना लेते हैं, फिर हम उसका क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले तो हम जनसंख्या से क्या करते हैं, हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जितने भी बच्चे हैं, हमने पहले मान लिया कि इनका जो एवरेज वेट है 50 किलोग्राम है, तो जितने भी बच्चे हैं 10,000 बच्चे हैं, उनमें से हम सैंपल कलेक्ट करेंगे जाके। हमने सपोज 500 बच्चों को का सैंपल, अलग अलग क्लास से हम 500 बच्चे हमने सेलेक्ट कर लिए, फिर उसके बाद हम उनका वेट करेंगे। ठीक है, सबका हम वेट नाप लेंगे यहाँ पे, यानी कि हमने क्या किया, हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखो डेटा कलेक्ट करने के बाद फिर हम उसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक लगाते हैं अपना, उसका परीक्षण हम करते हैं। तो इसमें क्या है, अलग अलग स्टेप्स हैं, अलग अलग चरण होते हैं का परीक्षण करने के लिए। तो सबसे पहला चरण तो यही है कि हमने यहाँ पे एक शून्य परिकल्पना बना ली। देखो इसमें यहाँ पे दिया हुआ है मैंने कि किस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्य परिकल्पना बनाएंगे यानी कि H0। उसके बाद उसकी वैकल्पिक परिकल्पना बनाएंगे हम H1। फिर उसके बाद हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि रिस्क डिसाइड करते हैं अल्फा और बीटा, जिसको कि हम बोलते हैं, इसे हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहते हैं। ये मैं आगे बताऊंगी आपको कि ये क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या फिर जोखिम निर्धारित करें, अल्फा बीटा। फिर अपने नमूने का आकार तैयार करें, यानी कि जितना सैंपल है, हम कितना सैंपल ले रहे हैं। जैसे जैसे कि फॉर एग्जांपल 10,000 बच्चों का वेट हमें पता करना था, टोटल बच्चे कितने 10,000, उसमें से हमने सैंपल डिसाइड कर लेंगे कि हम 500 बच्चे का वेट देखेंगे या फिर 1,000 बच्चों का देखेंगे, वो क्या है हमारा सैंपल। तो सैंपल का आकार, उसका साइज हम डिसाइड कर लेंगे। फिर हम डेटा इकट्ठा करेंगे कि 500 बच्चे हैं, उन सभी का हमने वेट यहाँ पे नाप लिया। उसके बाद फिर उचित परिकल्पना परीक्षण चलाएं, मतलब कि टेस्ट करते हैं। इसमें देखो टेस्ट अलग अलग तरीके के होते हैं, वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है कि हमारा डेटा किस तरीके का है। कुछ हमारे जो शोध होते हैं वो वैज्ञानिक शोध होते हैं, तो उसमें अलग तरीके का डेटा आएगा। कुछ हमारे सोशल साइंस की जो स्टडीज होती है उसमें अलग तरीके का शोध होता है, उसमें अलग तरीके का डेटा आता है। तो अलग अलग तरीके का जितना भी हमारे पास डेटा है उसका परीक्षण करने के लिए हमारे पास जो हम टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं वो भी अलग अलग तरीके का होता है। इसमें मेन है, जैसे कि हम इसमें जेट टेस्ट करते हैं, टी टेस्ट करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं, एनोवा करेंगे। तो ये सब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको आगे। तो ये सारे के सारे टेस्ट हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब टेस्ट करने के बाद जो हमें एक वैल्यू मिलती है, वैल्यू हम उसको बोलते हैं पी। उसके आधार पे फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने जो ये परिकल्पना करी थी H0 वो सही है या नहीं है। से हमें सही एक्सेप्ट कर लेना है। अगर ये रिजेक्ट हो जाती है, इस पी के आधार पर अगर ये रिजेक्ट हो जाएगी, तो जो हमारा H1 है, वैकल्पिक परिकल्पना है, वो फिर सही साबित हो जाएगा। जैसे कि हमारी परिकल्पना क्या थी, 50 किलोग्राम का वेट है, अगर ये हमने टेस्ट किया उसमें, जैसे कि जेट टेस्ट किया, उससे हमें पी वैल्यू मिलता है, और उसके आधार पे अगर ये गलत साबित हो गया कि 50 किलोग्राम नहीं है, अगर 50 नहीं है तो इसका मतलब कि सही क्या होगा कि ये 50 किलोग्राम नहीं है। वैकल्पिक वाली जो परिकल्पना है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। या फिर हमने और भी कुछ बना रखे हैं इसमें कि 50 किलो से कम है, वो सही हो सकता है, या फिर 50 किलो से ज्यादा है, वो सही हो सकता है। मतलब हम तीन तरीके के इसमें टेस्ट करते हैं। पहला तो हमारा जो शून्य परिकल्पना है H0 वो ये है। दूसरा क्या है कि 50 किलोग्राम नहीं है, या तो हम इसे टेस्ट करेंगे, ठीक है, या फिर हम टेस्ट करेंगे कि ये लेस देन 50 किलोग्राम है। तो अगर हमें ये टेस्ट करना है कि 50 किलोग्राम से कम है, तो इसमें टेस्ट की जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। या फिर अगर हमें ये
पता करना है कि वेट है वो 50 किलोग्राम से ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें भी थोड़ा प्रोसीजर अलग हो जाता है। जो हम टेस्ट स्टैटिस्टिक लगाते हैं इसमें, तो जो हम टेस्ट करेंगे वो इसी बेसिस पे हम करेंगे कि हमने जो परिकल्पना करी है, जो हमारा शून्य परिकल्पना क्या है और हमारी जो वैकल्पिक परिकल्पना क्या है, हम उसमें से क्या टेस्ट करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे ही जो परीक्षण है वो हम चलाएंगे। और फिर हमें मिल जाता है यहाँ पे पी वैल्यू, और उसके आधार पे जो पी वैल्यू है उसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें शून्य परिकल्पना को स्वीकार करना है या फिर अस्वीकार करना है। ठीक है, तो ये तो बेसिक प्रोसेस हो गई। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो, अब ये जो हमने एक प्रोसेस करी है पूरी, इस प्रोसेस को करने में अब हमने क्या किया कि हमारे पास में एक पॉपुलेशन है, 10,000 बच्चे हैं हमारे पास, ठीक है, और 10,000 बच्चों का हमें एवरेज वेट यहाँ पे निकालना है। लेकिन हमने सारे बच्चों का वेट नहीं किया, हमने 10 के 10,000 बच्चों को ले जाके उनका वेट नहीं किया। हमने उसमें से सिर्फ सैंपल लिया, 500 ही बच्चों का हमने सैंपल लिया। अगर माना उसके आधार पे यहाँ पे वेट कितना आ रहा है, 60 किलोग्राम का वेट आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम ये सीधे सीधे नहीं कह सकते हैं कि हमारे सैंपल का जो एवरेज वेट आ रहा है 60 किलो, तो जरूरी नहीं है कि इन सभी बच्चों का भी एवरेज वेट 60 किलो ही होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ हो सकता है हमने कुछ गलती कर दी हो, सैम्पलिंग करने में गलती कर दी हो, हमने डेटा का एनालिसिस करने में कुछ गलतियां कर दी हो, ठीक है। तो यहाँ पे गलतियों की कुछ न कुछ आशंका हमेशा रहती है। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, आप नेट पेपर 1 और पेपर 2 का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पे विजिट कर सकते हैं। अब ये जो गलतियां हैं, यानी कि जो त्रुटियां हैं, वो कितने प्रकार की हो सकती हैं। एरर्स इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, मेनली दो प्रकार की होती हैं गलतियां, ठीक है। पहला तो है टाइप 1 त्रुटि, यानी कि टाइप 1 एरर। अब टाइप 1 एरर क्या होता है, जब एच नॉट के सत्य होने पर भी हम उसे अस्वीकार कर देते हैं। एच नॉट क्या था, एच नॉट शून्य परिकल्पना है। देखो एच नॉट क्या है, एच नॉट ये है कि जो छात्र हैं, छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, ठीक है। ये हमारी शून्य परिकल्पना थी कि एच नॉट, जो छात्र है उनकी उनका जो वेट है वो 50 किलोग्राम है। फिर हमने क्या किया, टेस्ट किया, इसका डेटा कलेक्ट करने के बाद हमने इसमें टेस्ट लगाया, और उसके बेसिस पे हमने क्या किया कि एच नॉट सही था, ठीक है तो वो सही कि 10,000 बच्चों का एवरेज वेट 50 किलोग्राम है। लेकिन हमने कुछ गलती कर दी, और उसके बेसिस पे हमने एच नॉट के सही होते हुए भी हमने इसको अस्वीकार कर दिया, गलत कर दिया कि ये जो हमारी शून्य परिकल्पना है वो गलत है। तो इसे हम कहते हैं टाइप 1 त्रुटि, टाइप 1 एरर। मतलब कि जब एच नॉट के सत्य होने पे भी हम उसे अस्वीकार कर देते हैं। फिर आता है टाइप 2 त्रुटि, यानी कि टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर क्या है, जब एच नॉट को हम स्वीकार करते हैं जबकि वास्तव में वो सत्य नहीं है। इट मीन्स कि हमारा एच नॉट क्या था कि बच्चों का एवरेज वेट है 50 किलोग्राम, ठीक है, ये हमने माना था। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि अगर हम 10,000 बच्चों का एवरेज वेट करेंगे तो इनका एक्चुअल वेट आ रहा है 60 किलोग्राम। 60 किलोग्राम है इनका वेट। लेकिन हमने गलती करी अपनी सैम्पलिंग, डेटा एनालिसिस में, सब कुछ में हमने गलती करके हमें ये लगा कि 50 किलोग्राम ही है, तो हमने इसको क्या किया, एक्सेप्ट, हमने इसको सही कर दिया। लेकिन एक्चुअल में 60 किलोग्राम है। अगर हम सारे बच्चों का वेट करते तो 60 किलोग्राम आना चाहिए था, मतलब 60 किलोग्राम आता। इट मीन्स कि एच नॉट को हम स्वीकार कर लेते हैं जबकि ये वास्तव में सत्य नहीं है। तो इसे हम कहते हैं टाइप 2 त्रुटि, यानी कि टाइप 2 एरर हम इसे कहते हैं। तो इस तरीके की हम गलतियां कर सकते हैं। जो भी हम किसी भी स्टेप पे ये गलती हो सकती है हमसे, कैसे कि हमने यहाँ पे जो सैम्पलिंग करी है वो हमने गलत तरीके की सैम्पलिंग करी है। हमने क्या किया कि जो बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे अलग अलग बच्चे हैं यहाँ पे, अलग अलग वेट वाले, बस हमने कुछ ऐसे ही बच्चों को इकट्ठा का ही सैंपल कर दिया जिनका वेट एक्चुअल में काफी बढ़ा हुआ था, जिनका वेट 80 था, 70 था। बाकी जो बच्चे हैं उनका हमने हमने रैंडमली नहीं लिया कि एक यहाँ से ले लो, एक यहाँ से ले लो। अलग अलग जब हम लेते हैं तो इसकी संभावना बढ़ती है कि अलग अलग वेट हमारे पास में आएगा, कि किसी का 40 किलो है, किसी का 50 किलो है। तो उससे संभावना ये रहती है कि हमारा जो डेटा है वो सही होगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि ये एक क्लास है और यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही जगह से बच्चे उठा लिए। अब यहाँ पे जो बच्चों का ग्रुप है, ठीक है, सपोज ये जो बच्चों का ग्रुप है, ये सारे के सारे क्या है, ये फ्रेंड्स हैं, और ये बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं।
राइट। और इसलिए इनका वेट तो पहले से ही बढ़ा हुआ था, तो हमने सिर्फ यहीं से 5 बच्चे उठा लिए, लेकिन बाकी बच्चों का वेट एवरेज ही है, बाकी बच्चे सही खाना खाते हैं सपोज, और हमने सिर्फ इन 5 बच्चों के बेसिस पे हमने ये बोल दिया कि 60 किलोग्राम वेट आ रहा है एवरेज, बाकियों को हमने इग्नोर कर दिया। मतलब कि हमने जो सैंपल कलेक्ट किया उसी में हमने अगर गलती कर दी तो भी हमारा जो शून्य परिकल्पना है उसको हम सही होते हुए भी गलत साबित कर सकते हैं, या गलत होते हुए भी सही हम उसको साबित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइप 1 एरर है, टाइप 2 एरर है, इसका एक कारण ये भी होता है कि हमने सैम्पलिंग ही गलत तरीके से करी है, उसके बाद हमने उसमें गलत परीक्षण कर दिया है, ठीक है, गलत टेस्ट हमने उसमें लगाया, तो भी हमारा रिजल्ट गलत आ सकता है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम दो तरीके की एरर्स कर सकते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। शक्ति, तो परीक्षण की शक्ति, इट मीन्स, इसका क्या मतलब है कि जो शून्य परिकल्पना है H0 है, उसको अस्वीकार करने की संभावना जब वो वास्तव में गलत है। इसका उदाहरण से हम समझेंगे कि जो छात्रों का वजन कितना है, सपोज 50 किलोग्राम, हमारी परिकल्पना ये थी कि छात्रों का वजन है कितना, 50 किलोग्राम। तो परीक्षण की शक्ति मतलब ये है कि हमने ये परिकल्पना करी कि 60 किलोग्राम है, लेकिन वास्तव में कितना है, 60 किलोग्राम। ठीक है, वास्तव में कितना होता है, 60 किलोग्राम है, तो हम इसको रिजेक्ट ही कर रहे हैं। हमने पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस करने के बाद हमको पता चलता है कि ये जो है, ये जो हमने हमारी परिकल्पना थी ये तो गलत है, और इनका वेट 50 किलोग्राम एवरेज नहीं है। मतलब ये जो हमारी क्षमता है कि ये अगर गलत है तो हम इसको गलत ही हम इसको अस्वीकार ही कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं परीक्षण की शक्ति। यानी कि जो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं, जो हम परिकल्पना की का परीक्षण कर रहे हैं, वो परिकल्पना का परीक्षण हमारा सही हो रहा है, उसे हम कहते हैं परिकल्पना की शक्ति। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो पावर ऑफ टेस्ट है, परीक्षण की शक्ति है, शून्य परिकल्पना गलत होने पर हम सही निर्णय लेने की हमारी जो संभावना है, जो हमारा पूरा टेस्ट जो भी हम कर रहे हैं उसके सही होने की संभावना को हम कहते हैं परीक्षण की शक्ति। ठीक है, और इससे क्या होगा कि हम टाइप 2 एरर से बच जाएंगे। टाइप 2 एरर क्या है, टाइप 2 एरर का मतलब है कि H0 को हम स्वीकार कर लेते हैं जबकि वो गलत है। हमारा H0 गलत है कि 50 किलोग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसको सही साबित कर दिया, ये होता है टाइप 2 एरर। अपनी परिकल्पना को हम अस्वीकार कर रहे हैं जब वो गलत है, जब वो पहले से ही गलत है हम उसको अस्वीकार ही कर रहे हैं, तो इससे हम टाइप 2 एरर से बच जाते हैं, और इसे ही हम कहते हैं परीक्षण की शक्ति। जो परीक्षण की शक्ति है ये होता है 1 - बीटा। ठीक है, 1 - बीटा से हम इसको निकालते हैं। अब बीटा क्या है इसमें, बीटा है टाइप 2 त्रुटि, जो टाइप 2 एरर है उसको हम बीटा कहते हैं। परीक्षण की शक्ति आपका आता है 0 से 1 के बीच में ये होता है। अगर हमारा 1 है, ठीक है, हमारा ये पावर ऑफ टेस्ट अगर 1 है, इसका मतलब ये है कि हमने जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो की है, परीक्षण जो हमने किया है, वो हमारा 100% सही है अगर ये 1 आता है तो। ठीक है, ये जितना कम होगा, परीक्षण की शक्ति जितना कम होते जाएगा, जैसे 0.1 0.2 आ रहा है अगर, ठीक है, तो इसका मतलब कि उतना ही हमने जो परीक्षण किया है वो गलत होने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। अगर ये ज्यादा आ रहा है, 0.8 0.9 आ रहा है या फिर 1 आ रहा है, इसका मतलब कि हमने जो परीक्षण किया है अपने हाइपोथेसिस का, उसके सही होने की संभावना ज्यादा होती है। इसमें जो ये बीटा है, ये बीटा क्या है, टाइप 2 एरर, यानी कि टाइप 2 त्रुटि। तो हम इस बीटा को फिक्स करते हैं। ठीक है, बीटा जितना कम होगा परीक्षण की शक्ति उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि परीक्षण की शक्ति क्या है, 1 - बीटा। तो बीटा यानी कि टाइप 2 एरर अगर हम जितना कम करेंगे, अगर हमने ये किया कितना, 0.2 किया हमने इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 0.8। परीक्षण की शक्ति कितनी आ जाएगी, 0.8, यानी कि 80% हमारी जो परिकल्पना है, वो जो हमने टेस्ट किया है वो सही है। अगर बीटा यहाँ पे बढ़ेगा, बीटा अगर आ गया कितना, 0.5, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 - 0.5 इक्वल टू 0.5। इट मीन्स कि 50% चांसेस है कि हमने गलती करी है। अब बीटा अगर और बढ़ गया, बीटा अगर 0.8 तक बढ़ गया, तो ये कितना आ जाएगा, 1 - 0.8 इज 0.2। इट मीन्स कि 20% ही सही है हमारा। तो इट मीन्स कि हमें बीटा को कम करना है। बीटा क्या होता है, बीटा यानी कि टाइप 2 त्रुटि। हमें टाइप 2 त्रुटि को कम करते जाना है। टाइप 2 एरर जितना हमारा कम होगा उतने ही परीक्षण की शक्ति बढ़ेगी। इसका मतलब
उतना ही ज्यादा संभावना है कि हमने जो पूरा का पूरा ये किया हुआ है, अपना टेस्ट किया है, वो सही है। तो लेकिन होता ये है कि दो तरीके की, मैंने आपको बताया कि दो तरीके की एरर्स होते हैं, दो तरीके की त्रुटि होती है, टाइप 1 और टाइप 2। जब हम टाइप 1 को कम करने का प्रयास करते हैं तो टाइप 2 एरर है उसके बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। एक को कम करेंगे, अगर हम टाइप 1 एरर को कम करेंगे तो टाइप 2 वाला एरर जो है वो बढ़ जाएगा, अगर हम इस टाइप 2 को कम करने की कोशिश करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। तो हमें दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है यहाँ पे। तो हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। देखो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर का एक, वैसे मैं आपको उदाहरण बताती हूँ कि किस तरीके से रिसर्च में कैसे ये इफेक्ट करता है। जो सपोज कि कोई शोध करता है, किसी कोई रिसर्चर कर रहा है, वो डायबिटीज के रोगियों पे कोई नई दवा, भाव देखना है कि डायबिटीज के जो पेशेंट है उनको हमने वो नई दवा दी। अब हमें ये परीक्षण करना है कि ये जो दवा हमने दी है वो कारगर है या नहीं है। तो हम पहले तो एक परिकल्पना बनाते हैं, जो शोध करता है वो पहले एक परिकल्पना बनाएगा। शून्य परिकल्पना क्या है कि दवा रोगियों के लिए कारगर है, और ऑल्टरनेटिव यानी कि वैकल्पिक परिकल्पना की दवा मरीजों के लिए कारगर नहीं है। अब हमें इसी को टेस्ट करना है कि कौन सा सही है इसमें से। अब इसमें टाइप 1 त्रुटि क्या हो सकती है, टाइप 1 त्रुटि यानी कि जब ये सही है और हम इसको गलत साबित कर दे रहे हैं, मतलब कि दवा काम करती है रोगियों के लिए, लेकिन हमने पूरा जो टेस्ट किया उसके बेसिस पे हमने इसको गलत साबित कर दिया। हमने, रिसर्चर ने बोल दिया कि नहीं ये सही से काम नहीं करती है, और हमने इस दवा को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो ये आ गई टाइप 1 त्रुटि। अब टाइप 2 त्रुटि क्या होती है, टाइप 2 त्रुटि क्या होती है कि जब ये गलत है कि ये दवा सही नहीं है, लेकिन हमने टेस्ट करके ये बोल दिया कि ये दवा तो सही है, जबकि जो हमारी मेडिसिन है वो हानिकारक है पेशेंट्स के लिए, वो गलत है, लेकिन हमने क्या कर दिया, अपने हमने जो टेस्ट वगैरह करा उसके आधार पे हमने इसको सही साबित कर दिया। तो ये क्या है, टाइप 2 त्रुटि। तो अब यहाँ पे देखो कि जब हम टाइप 1 एरर कर रहे हैं, यानी कि ये अच्छी दवा को हमने गलत बोल दिया, तो उससे तो हमें क्या करना होगा कि दोबारा फिर से हमें टेस्ट करने होंगे, दोबारा फिर से हमें पूरा का पूरा ट्रायल करना होगा दवाइयों का। ठीक है, इसमें हमारा क्या होगा कि मेहनत लगेगी और बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा हमको। ठीक है, लेकिन अगर जब हम टाइप 2 एरर कर रहे हैं, मतलब कि दवा खराब होते हुए भी हमने इसको सही बोल दिया और फिर पेशेंट्स को दे दिया, मरीजों को हमने दे दिया, इसको अप्रूव कर दिया, बहुत सारे पेशेंट्स को दे दिया, तो उससे उनकी तो हेल्थ पे इम्पैक्ट हो जाएगा, उनकी तो हेल्थ और खराब हो जाएगी। इट मीन्स कि जो टाइप 2 वाला जो एरर है, टाइप 2 त्रुटि है, इसको अगर हम करते हैं तो हमें ज्यादा नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। इट मीन्स कि हमें जो टाइप 2 एरर है उसे हमें कम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो लेकिन हमें करना क्या है, हमें कोई भी तरीके की त्रुटि नहीं करनी है। बिकॉज अगर हम टाइप 1 एरर भी कर रहे हैं, मतलब एक अच्छी दवा को ही हमने बोल दिया कि नहीं ये अच्छी नहीं है अपने टेस्ट करने के बाद, तो भी हमें बहुत नुकसान है। तो दोनों में बैलेंस की जरूरत है, दोनों में टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है हमें। अब ये बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व का स्तर, हम इसे लागू करते हैं हमारा जो पूरा परीक्षण होता है उसमें। देखो अब ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या महत्व का स्तर है, ये क्या होता है, टाइप 1 जो त्रुटि हम करने वाले हैं उसको पहले से ही हम डिसाइड कर लेते हैं, मतलब हम उसे फिक्स कर लेते हैं, हम उससे ज्यादातर 5% पे फिक्स करते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि हमने जितना भी परीक्षण कर रहे हैं, हम जितना भी हम टेस्ट कर रहे हैं, परिकल्पना जो हमारी H0 है उसकी, उसका जो परीक्षण कर रहे हैं उसमें हम 5% की त्रुटि कर सकते हैं, उतना ही हम एक्सेप्ट करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो इसे हम कहते हैं महत्व का स्तर को तय कर लेना। ठीक है, तो इसे हम 5% पे रखते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक क्रिटिकल रीजन, क्रांतिक क्षेत्र आता है जब हम टेस्ट करते हैं। तो उसमें यहाँ पे जब हमने टेस्ट किया, हमने क्या किया, डेटा इकट्ठा किया। ठीक है, जैसे कि कोई भी हम दवा का ट्रायल कर रहे हैं, लोगों पे हमने, बहुत सारे लोगों पे, 1,000 10,000 लोगों पे हमने वो ट्रायल किया। 10,000 लोगों पे ट्रायल करने के बाद उनका डेटा हमने इकट्ठा किया कि किसको कितना फायदा पहुंच रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पे हम परीक्षण करते हैं, उस पे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, जहाँ पे कि कुछ ना कुछ हम उसमें, जैसे जेट टेस्ट करेंगे उसका, या टी टेस्ट हम करेंगे उसका, काई स्क्वायर टेस्ट करेंगे। तो ये, इससे हमें एक वैल्यू निकल के आती है, पी वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, तो जेड टेस्ट करके सपोज पी वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 1.2 आ रही है पूरा का पूरा करके। अब ये जो 1.2 का हमारा जो वैल्यू आती है, पी वैल्यू, उसकी हम तुलना करते हैं किससे, उसकी तुलना करने के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं।
ये वाला ग्राफ हम यहाँ पे बनाएंगे। अब इस ग्राफ में वो जो वैल्यू आई थी, पी की वैल्यू सपोज 1.2 आई थी हमारी, ओके। अब हम देखेंगे, हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इस ग्राफ में हमने यहाँ पे महत्व का स्तर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तय किया था, कितना, 5% का तय किया था। जो 5% का हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हमने तय किया है, उसकी जेड वैल्यू हम निकालेंगे। हम यहाँ पे सपोज अभी हम देख रहे हैं कि हम जेड टेस्ट कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे टेस्ट को देखने के लिए कि हमारी परिकल्पना सही है या नहीं है, उसके लिए हम जेड टेस्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक हमने ग्राफ बनाया और 5% का हमने लिया है यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये दोनों जगह पे बट जाता है, 5 का हाफ कितना हो गया, 2.5, 2.5 इस तरफ, 2.5 इस तरफ, 2.5 को ही हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 0.025। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हमने जेड टेस्ट किया तो हम इसकी जेड वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए देखो ग्राफ होता है यहाँ पे, जैसे कि ये है जेड टेबल। जेड टेबल पे हमें 0.025 की वैल्यू देखनी है। दिस इज, ये है 0.025, इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। ये है 1.9, 1.9 प्लस यहाँ पे कितना है, 0.06, 0.06, तो ये प्लस कर देंगे तो 1.96 आ गया, ठीक है, 1.96 आ गया। तो हमने यहाँ पे कर दिया 1.96 दोनों जगह। अब ये है 1.96, ये वाली जो एरिया 1.96 के राइट में, ये क्या है, ये है अस्वीकृति क्षेत्र, ठीक है। इसको हम रिजेक्शन रीजन, मतलब कि हमारी पी की वैल्यू अगर इस वाले रीजन में आती है या फिर इसके लेफ्ट साइड में, ठीक है, ये भी क्या है, अस्वीकृति क्षेत्र, यानी कि इसके लेफ्ट में और इसके राइट में, इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में अगर आती है पी की वैल्यू, तो हमारा जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अस्वीकृति क्षेत्र। तो सपोज कि माना हमारा जो पी वैल्यू है पूरा टेस्ट करने के बाद वो कितना आया, 1.96 से ज्यादा, सपोज 1.98 आता है, मतलब कि अब वो इस रीजन में आ रहा है, तो फिर हमारी परिकल्पना यहाँ पे क्या हो जाएगी, गलत साबित हो जाएगी। यानी कि हमने जो परिकल्पना करी थी कि म्यू इक्वल टू 100, वो गलत हो जाएगा यहाँ पे, राइट। और लेकिन और वैसे ही यहाँ भी है, 1.96 से अगर वो छोटा है, यानी कि ये माइनस में है, ठीक है, इस तरफ माइनस में होता है, इस तरफ प्लस में होता है, तो -1.96 से अगर छोटा आ रहा है हमारा पी वैल्यू, मतलब इससे कम आ रहा है, इस रीजन में आ रहा है, तो भी वो रिजेक्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट कब होगा, जब -1.96 से ऊपर है हमारी वैल्यू और 1.96 से नीचे है, मतलब ये वाले रीजन में अगर आता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो पी वैल्यू है वो 1.63 आ रहा है, तो वो आ जाएगा यहाँ कहीं, ठीक है, 1.63। तो ये वाला जो रीजन है वो क्या है, स्वीकृति क्षेत्र, एक्सेप्टेंस रीजन। तो हमारी जो परिकल्पना है H0 वो सही साबित हो जाएगी, उसको हम स्वीकार कर लेंगे। तो इसलिए हम ये ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं और इसमें हम जेड वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने जेड टेस्ट किया। इसलिए बाकी के भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि टी टेस्ट अगर हम करते हैं, तो फिर अगर हम टी टेस्ट करते हैं तो फिर हम जेड टेबल नहीं लेंगे, यहाँ पे फिर एक टी टेबल होती है उसे हम लेंगे। काई स्क्वायर टेस्ट हम करते हैं तो उसमें फिर हम काई स्क्वायर टेस्ट वाली टेबल लेते हैं। एफ टेस्ट होता है उसके लिए हम एफ टेस्ट टेबल लेते हैं। तो ये सारे के सारे जब मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि अलग अलग टेबल्स होती है यहाँ पे, राइट। तो ये एक प्रोसेस है। अब उसके बेसिस पे, तो जो हमने पूरा का पूरा टेस्ट किया, जेड टेस्ट या जो भी टेस्ट किया, उसके बेसिस पे फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इस ग्राफ का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। उसके बेसिस पे फिर हम अपनी परिकल्पना को या तो स्वीकार करेंगे, अगर वो स्वीकार वाले रीजन में आ रही है पी वैल्यू तो स्वीकार हो जाएगा, और अगर ये अस्वीकृति क्षेत्र यानी क्रांतिक क्षेत्र में अगर वो आ रहा है तो वो हो जाएगा अस्वीकार। अब इसमें जो परीक्षण है वो भी दो तरीके से होते हैं, क्योंकि दो तरीके से कैसे होते हैं, एक तो टू टेल्ड यानी कि दो पूछ ये भी इसको बोलते हैं, और एक होता है एक पूछ परीक्षण यानी कि वन टेल्ड। अब ये क्या है, देखो हमने जो परिकल्पना करी, एक तो हमारी जो शून्य परिकल्पना थी, सपोज कि हमने ये माना कि किसी भी क्लास में स्टूडेंट का एवरेज वेट या फिर एवरेज मार्क्स 100 है सपोज। अब हमने इस पे वैकल्पिक परिकल्पनाएं क्या बनाई कि जो एवरेज मार्क्स है वो 100 नहीं है, या फिर 100 से ज्यादा है, या फिर 100 से कम है। तो जो पहले वाला है जहां पे हमने ये परिकल्पना करी है कि 100 नहीं है, तो इसमें तो दोनों साइड वाला ग्राफ बनता है, ठीक है। लेकिन जो एक जिसमें हमने ये माना कि 100 से ज्यादा है या कम है, इसमें अलग तरीके का ग्राफ बनेगा। देखो कैसे ग्राफ बनता है, यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि हमारा H0 है कि जो एवरेज मार्क्स है वो 100 है, ठीक है। तो और दूसरा H1 अगर हमारा है कि एवरेज मार्क्स 100 नहीं है, उस केस में हमारे दो साइड
का जो क्रिटिकल रीजन हम दो साइड बनाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, दो पूछिए परीक्षण या टू टेल्ड टेस्ट। लेकिन जहां पे हमारा परिकल्पना ये है, वैकल्पिक परिकल्पना की जो मार्क्स है वो 100 से कम है, तो यहाँ पे वन टेल टेस्ट आ जाता है, एक पूछिए, क्योंकि हम फिर यहाँ पे क्रिटिकल रीजन एक ही साइड ले रहे हैं। ये क्या है, ये हमने माना यहाँ पे कि लेस देन 100 से कम है, इसलिए ये क्या आ गया लेफ्ट साइड में। जहां हम ये परीक्षण करना चाहते हैं कि 100 से ज्यादा है मार्क्स, तो वहां पे आ जाएगा राइट साइड में, सिर्फ एक ही साइड आएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं वन टेल टेस्ट या फिर एक पूछिए परीक्षण। तो जो भी हमारा टेस्ट है, हमें जो भी टेस्ट करना है, हम उसका हाइपोथेसिस बना देते हैं। सबसे पहले हम शून्य परिकल्पना कर लेंगे, फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम बना लेंगे, वैकल्पिक परीक्षण हम कर लेंगे कि हमें कौन सा करना है, इसमें टू टेल्ड करना है या वन टेल्ड करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम इसमें लगाते हैं, सांख्यिकीय परीक्षण करते हैं, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि हम इसमें जैसे जेट टेस्ट हम कर रहे हैं, तो उसमें अलग अलग हमारे पास में क्या होता है, फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं, उसी से हम पी वैल्यू निकालते हैं, और उस पी वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे फिर उसके बाद कि ये जो पी वैल्यू है वो एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है या रिजेक्शन रीजन में आ रहा है। तो हम इसका एक पूरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इसका हम एक उदाहरण से इसको समझते हैं। सपोज कि कोई टेलीकॉम कंपनी है, ठीक है, टेलीकॉम कंपनी यानी कि जो मोबाइल फोन वाली जो कंपनी होती है, उसका ये दावा है कि उसके जो ग्राहक है, उसके जो कस्टमर हैं, वो मंथ में 400 रुपए का रिचार्ज करते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे एवरेज जो उनका रिचार्ज हो रहा है हर कस्टमर का, वो हो रहा है 400 रुपए का। उसमें 25 रुपीज का उनका क्या है, मानक विचलन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक इसे भी हम एस्टिमेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एनीवेज, अभी के लिए इसे हम देखेंगे बाद में। तो जो टेलीकॉम कंपनी है उसका ये मानना है कि औसतन 400 रुपए का रिचार्ज उसका हर ग्राहक करता है एक महीने में। ठीक है, और अब इसे हमें टेस्ट करना है। इसने जो यहाँ पे बताया कि इसका कितना है, हम यहाँ पे एक शून्य परिकल्पना ये करते हैं कि जो एवरेज रिचार्ज है हर महीने का कितना है, 400 रुपए का है। ठीक है, अब इसे हमें देखना है, टेस्ट करना है कि ये 400 रुपए का है या नहीं है। तो हम इस पे एक वैकल्पिक परिकल्पना हम बना देंगे कि जो रिचार्ज है वो 400 रुपए का नहीं है। इसके लिए अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो सैंपल देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब सैंपल्स जो है, सैंपल लिए गए, 50 ग्राहकों के सैंपल लिए। देखो, अभी कोई भी टेलीकॉम कंपनी है तो उसके लाखों करोड़ों कस्टमर होंगे, उसमें से हमने सिर्फ 50 लोगों का, 50 का हमने यहाँ पे रैंडम सैंपल नमूना हमने कलेक्ट कर लिया। अब ये जो हमने सैंपल लिए थे उनका एवरेज कितना आता है, 250। राइट, सैंपल का एवरेज कितना है, 250। तो अब हमें यहाँ पे टेस्ट करना है कि ये जो इसका कंपनी का जो दावा है कि 400 रुपए का इनका मंथली हर कस्टमर पे करता है, वो सही भी है या नहीं है। अभी हम इसे कैसे करेंगे, इसका परीक्षण हमें करना है यहाँ पे। तो जो हम सबसे पहले क्या करेंगे, शून्य परिकल्पना बना देंगे यहाँ पे। एवरेज जो कस्टमर है वो 400 रुपए पे करता है, यानी कि म्यू इक्वल टू 400 रुपीज। अब वैकल्पिक परिकल्पना हम यहाँ पे करेंगे कि 400 रुपए नहीं है। ठीक है, अब इसमें इस क्वेश्चन में हमें ये भी दिया गया है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन भी हमें यहाँ पे दिया है 25, जो कि आगे जाके हमें फॉर्मूले में इस्तेमाल करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो अब हमने क्या किया कि शून्य परिकल्पना भी बना ली और वैकल्पिक परिकल्पना भी हमने बना ली यहाँ पे। अब हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे महत्व का स्तर, यानी कि हम अल्फा डिसाइड करते हैं 5% पे। मैंने आपको बताया था ना, हम इसे 5% भी ले सकते हैं, 1% भी ले सकते हैं, ज्यादातर केस में हम 5% ही इसको लेते हैं। ओके, तो अब इस हिसाब से जो 5% के लिए हम यहाँ पे ग्राफ तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे जेड का वैल्यू कितना आता है 5% के लिए, यानी कि ये क्या है, अब आप यहाँ पे देखो, ये क्या है, टू टेल्ड, दो पूछिए परीक्षण हो गया यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, म्यू इज नॉट इक्वल टू 400, म्यू 400 के बराबर नहीं है। अब इसमें हमने ये नहीं लिया कि म्यू जो है एवरेज वो 400 से ज्यादा है या फिर 400 से कम है, ये हमने नहीं लिया यहाँ पे। अगर हमने ये लिए होते दोनों तो वन टेल्ड वाला भी आ जाता इसमें। ठीक है, लेकिन हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, वैकल्पिक परिकल्पना हमारी क्या है कि नॉट इक्वल टू, तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, दो पूछिए टू टेल टेस्ट हम लेंगे यहाँ पे। तो एक साइड का हमारा हो जाएगा ये
क्योंकि हमने 5% लिया है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो यहाँ पे एक साइड का 0.025, दूसरे साइड का भी 0.025। तो 0.025 के लिए जेड की वैल्यू हम देख लेंगे। यहाँ पे 0.025 के लिए कितनी आ जाती है, 1.9 प्लस 0.06 यानी कि 1.96। तो ये हम यहाँ पे रख लेंगे। राइट साइड में 1.96 आ जाएगा और लेफ्ट साइड में आ जाता है -1.96। अब इसके बाद हम पी वैल्यू निकालेंगे। देखो पी वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जेड परीक्षण करते हैं। देखो अलग अलग जो टेस्ट लगाए जाते हैं वो डेटा के हिसाब से, हमारे पास में कौन कौन सा डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से हम यहाँ पे लगाते हैं। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें इन्होंने क्या क्या चीजें दे रखी है। इसमें एक तो 400 रुपीज यानी कि हमारा जो पूरी जनसंख्या है उसका एवरेज दिया हुआ है 400, ठीक है। और दूसरा हमें इसमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन 25। ये स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर मानक विचलन हमें दिया हुआ है इस पूरे का, जनसंख्या का, ठीक है। और तीसरा हमारे पास में है सैंपल का एवरेज, हमने लिया है 50 ग्राहकों का, जो कि है सैंपल का एवरेज हमारे पास में 250, और इसका मानक विचलन भी हमारे पास में है 15। ये चार चीजें हमारे पास में प्रेजेंट हैं, इसलिए हम यहाँ पे जेड टेस्ट करते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको जब अलग अलग टेस्ट बताऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि हमारे पास क्या क्या डेटा होना चाहिए कि हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करें। बट इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हमारे पास में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, हमें जो भी दिया हुआ है डेटा। हमारे पास में नमूने का आकार क्या है, हमारा 50 से ज्यादा है, और जो सैंपल मीन है वो है 250, और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है, और n इज ग्रेटर देन 30। तो ये हमारे पास में क्योंकि प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे जेड टेस्ट करते हैं, जेड परीक्षण करते हैं। तो जेड परीक्षण करने के लिए हमारे पास में परीक्षण का जो फॉर्मूला है, ये है वो फॉर्मूला कि z इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। अब ये क्या है, एक्स बार क्या होता है, एक्स बार होता है, एक्स बार है आपका नमूना जो है, यानी कि सैंपल का जो एवरेज है, ठीक है। जो हमने सैंपल लिया है उसका जो एवरेज या फिर माध्य है उसे हम कहते हैं एक्स बार। और ये जो म्यू है, म्यू है जनसंख्या का एवरेज, पॉपुलेशन का मीन, पॉपुलेशन मीन, ठीक है। और जो सिग्मा है वो क्या है, जनसंख्या का मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो दिया हुआ है यहाँ पे कि 25 रुपए का मानक विचलन, ये ऑलरेडी इन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि 25 रुपए क्या है यहाँ पे मानक विचलन जनसंख्या का, ठीक है। तो तो अब इन सब चीजों को जो जो हमारे पास में दी हुई है वैल्यू वो सब हम रख देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा z इक्वल टू एक्स बार कितना है 250 माइनस म्यू कितना है 400 डिवाइडेड बाई सिग्मा कितना है 25 अंडर रूट एन, एन क्या है 50। एन क्या होता है यहाँ पे, नमूना आकार, सैंपल का साइज। देखो सैंपल साइज दिया है इन्होंने कि 50 ग्राहकों का सैंपल लिया है। तो इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जेड कैलकुलेटेड, और जेड कैलकुलेटेड कितना रहा है -42। ये जो जेड कैलकुलेटेड है इससे ही हम क्या कहते हैं पी वैल्यू, पी वैल्यू कितनी आई हमारी -42। तो ये पी वैल्यू कहाँ आ रहा है, जो हमारा ग्राफ था जेड का उसमें -196 से लेके +196 के बीच का जो क्षेत्र है इसे ही हम एक्सेप्टेंस रीजन कहते हैं। यानी कि इसमें अगर आती पी वैल्यू इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, तो वो एक्सेप्ट होता है हमारा शून्य परिकल्पना। लेकिन ये कितना आ गया -42। देखो यहाँ पे -42 आ रहा है। अब ये -42 -1.96 से छोटा है, यानी कि इस वाले रीजन में, यानी कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ये आएगा -42। ये कहाँ आ गया अब, अस्वीकृति क्षेत्र, यानी कि रीजन ऑफ रिजेक्शन में आ गया। इट मीन्स कि हमारी जो नल जो हमारा शून्य परिकल्पना थी उसे हमें अस्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जेड कैलकुलेटेड टेस्ट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है अस्वीकृति क्षेत्र में। तो इट मीन्स कि हमारा निष्कर्ष क्या निकला कि हमने 5% का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी महत्व का स्तर 5% पे हमने अपना टेस्ट किया था, और उस 5% पे हम शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि इसका जो हमारी पी वैल्यू आ रही है वो अस्वीकृति क्षेत्र में आ रहा है। मतलब हमारी परिकल्पना थी क्या, परिकल्पना हमारी ये थी
कि जो एवरेज जो है, औसत ग्राहक जो है, उसका एक महीने का जो खर्चा है वो है 400 रुपये प्रति माह। तो ये यहाँ पे हमने जो भी सैंपल लिया, 50 लोगों का सैंपल लिया, उसके बाद हमने जो टेस्ट किया उसके बेसिस पे ये रिजेक्ट हो गया। इट मीन्स कि जो कंपनी ने दावा किया है, टेलीकॉम कंपनी का जो दावा है कि 400 रुपये का भुगतान करता है उसका हर एक ग्राहक, वो पर यहाँ पे गलत हो गया। तो अगर ये गलत हो गया, शून्य परिकल्पना, तो फिर हमारी जो वैकल्पिक परिकल्पना है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। इट मीन्स कि जो म्यू है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 400, मतलब कि जो औसत है, औसत ग्राहक खर्च, वो 400 रुपये नहीं है। तो इस तरीके से हम परिकल्पना बनाते हैं कोई भी जो जो भी हमें टेस्ट करना है, फिर उसका हम डेटा कलेक्ट करते हैं, सैंपल लेते हैं, उस पे हम टेस्ट करते हैं, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट, कोई भी टेस्ट करेंगे, और फिर उसका हम कंपेयर करते हैं ग्राफ के साथ में, और उस ग्राफ पे जो वैल्यू आती है, पी वैल्यू, उसके बेसिस पे फिर हम डिसाइड करते हैं कि इसको हमें स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है। तो यही है परिकल्पना का परीक्षण। तो स्टूडेंट्स, आप नेट पेपर 1 का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया है। फिर से एक बार मैं आपको कोर्स फीचर्स बता देती हूँ। तो आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कंप्लीट करंट अफेयर्स करवाए जाएंगे, क्लासेस आपकी ईजेफ एकेडमी ऐप पे होगी, बाई वीकली टेस्ट होंगे, रिवीजन क्लासेस होंगी, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो सब सॉल्व करवाए जाएंगे, और टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई जाएगी। और ये तीनों बुक्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट बुक हैं, ये तीनों ही आपके कोर्स में कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो आप रजिस्टर कर सकते हैं नेट पेपर 1 के कोर्स के लिए।